ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास एंड देखते हैं आज की क्लास में हमें क्या क्या चीजें कवर करनी है। तो इन द लास्ट क्लास वी हैव डन कुछ डिसऑर्डर हमने यहाँ पे देखे थे। वी हैव सीन द सिकल सेल एनीमिया हमने देख लिया। वी हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट समथिंग लाइक योर पर्टिकुलर हिमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये हमने देख लिया था यहाँ पे। तो याद रखना कि कौन सी डिजीज कौन से ग्रुप में बिलोंग करती है। लाइक सिकल सेल एनीमिया विल बिलोंग टू ऑटोसोमल कंडीशन, इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन। आप अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे हिमोफिलिया के बारे में, सो दैट्स अ सेक्स लिंक। तो ये आपको काफी क्लियरली मालूम होना चाहिए। कई बार वो लोग आपसे इतना ही आसान सवाल पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सी डिजीज आपकी सेक्स लिंक्ड है, कौन सी डिजीज के अंदर आपके यहाँ पे जो ऑटोसोमल है। सो यू कैन हैव दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन एज वेल, राइट। बाकी इसके अंदर हमने कुछ ट्रेट्स देखे थे, वो ट्रेट्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं कि ऑटोसोमल में क्या होता है, सेक्स लिंक में क्या होता है, एंड कब ये डिजीज एक्सप्रेस की जाएगी। सो दैट इज समथिंग आल्सो यू हैव टू रिमेंबर, राइट। सो हाँ जी, गुड इवनिंग साक्षी, प्रियांशी, अंशिका। साक्षी आप क्लास में थे क्या कल कल रात वाली क्लास के अंदर? नो सर, कल नहीं थी मैं। अच्छा अच्छा, टेल मी समथिंग, आप में से कितने लोगों को शाम वाली क्लास अटेंड करने में दिक्कत आती है, या लाइक आप बाहर होते हो, या यू आर एंगेज इन सम अदर ट्यूशन इसलिए नहीं कर पाते, ऐसा कुछ होता है क्या किसी के साथ? एनीवन? नो वन। प्रियांशी, हाँ जी बताइए बेटा, क्या है आपका, लाइक क्या होता है शाम की क्लास के साथ, आपका क्या ओवरलैप हो रहा होता है? सर नेटवर्क इशू होता है कभी कभी। कभी कभी वो तो आई थिंक बारिश के टाइम पे थोड़ा सा कंसर्न रहेगा ही आपको नेटवर्क इशू का, बट आई थिंक आफ्टर दैट इट वोंट बी अ दैट कंसर्न, होपफुली। वो भी कभी कभी होगा, हमेशा नहीं होगा प्रियांशी, समडे इट विल हैपन। सो जब होगा ना तो रिकॉर्डिंग देख लेना। आई थिंक आपके साथ शीट शेयर है, अगर शीट शेयर नहीं है रिकॉर्डिंग वाली देन लेट मी नो, मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। और एक चलिए देखते हैं आज क्या देखना है हमें, समझते हैं कुछ चीजों को एक बार फिर आराम से, एंड लेट्स ट्राई टू कवर मेजर पोर्शन ऑफ द चैप्टर टुडे इटसेल्फ, ताकि हमें सिर्फ पेडिग्री देखना पड़े अगली क्लास के अंदर। सो लेट मी, ऑलराइट। तो ये कुछ हमने क्वेश्चन देखे थे पिछले क्लास में। सो वी हैव डिस्कस फ्यू थिंग्स, वी हैव डिस्कस हमारा सिकल सेल एनीमिया हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, अल्फा चेन, बीटा चेन। बेसिकली बीटा चेन जो आपकी यहाँ पे होती है, इसके अंदर यू विल हैव द 6th पोजीशन के ऊपर आपका ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस बाय द वेलिन। ये चीज हमने यहाँ पे होते हुए देखी है, ओके। और उसके वजह से यू विल हैव दिस काइंड ऑफ शेप कैन बी सीन इन द आरबीसी। सो आरबीसी का शेप आपका यहाँ पे इस तरीके से आपका यहाँ पे बदल जाएगा। सो बेसिकली जनरली जब लो ऑक्सीजन कंडीशन आती है बॉडी के अंदर तो ये शेप आपका यहाँ पे चेंज हो जाता है। एंड याद रखना कुछ ट्रेट्स, अगर किसी को सिकल सेल एनीमिया है, द लाइफ स्पैन ऑफ द आरबीसी इज गोइंग टू बी 120 डेज नॉर्मली, बट अगर किसी को सिकल सेल है देन इट विल कम डाउन टू 20 डेज। उसके बाद हमने देखा था यहाँ पे कैसे वो लोग क्लॉग करते हैं, यहाँ पे दे आर क्लॉगिंग द ब्लड कैपिलरीज, जिससे न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन सप्लाई एक सर्टेन एरिया के अंदर जाना आपका काफी यहाँ पे कम हो जाएगा, एंड दैट इज अ कंसर्न, ये आपके एक मेजर कंसर्न यहाँ पे बन सकता है। एक और बात याद रखना कि सिकल सेल के बारे में कि इट डज हैव अ सिलेक्टिव एडवांटेज इन अफ्रीकन कंट्रीज। अफ्रीका में इसका एक सिलेक्टिव एडवांटेज ये है कि वहां पे मलेरिया इज अ वेरी प्रेवलेंट कंडीशन, और अगर आपके पास सिकल सेल वाला एलील है आपके जीनोटाइप के अंदर, देन पीपल आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम मलेरिया, क्योंकि प्लाज्मोडियम का जो आपका प्रोटोजोन है वो आरबीसी के अंदर आपके यहाँ पे जा नहीं पाता, इट इज नॉट एबल टू गेट इनसाइड द आरबीसी, और यहीं पे ही आपको एक सिलेक्टिव एडवांटेज आपको यहाँ पे मिल जाता है आपके सिकल सेल एनीमिया का। सो ये बात भी आपको याद रखनी है, इवन दो ये इनसाइड में मेंशन नहीं है, बट यू शुड रिमेंबर दिस थिंग। देन हीमोफिलिया इज समथिंग वी हैव सीन, याद रखना यू हैव अ एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, जिसको हम इवन कहते हैं एज अ फैक्टर नंबर 8। ये अगर नहीं है किसी पर्सन के अंदर, सो दैट इज माय दैट पर्सन विल सफर विद हीमोफिलिया, ओके। सो दिस इज समथिंग वी हैव सीन, ये हम यहाँ पे देख चुके हैं। कुछ क्वेश्चन आपने यहाँ पे सॉल्व किए थे, एंड कुछ क्वेश्चन आई एम अज्यूमिंग दैट कि आपने घर पे सॉल्व किए होंगे, और इन कुछ क्वेश्चन को हम अभी आज भी हम क्लास में हम देख लेंगे, ठीक है। सो नाउ लेट्स डू वन थिंग, अब एक हमारा नया कंडीशन हम यहाँ पे समझते हैं, सीखते हैं, एंड दिस न्यू कंडीशन हियर इज गोइंग टू बी योर थैलेसीमिया। सो लेट्स हैव अ लुक एट द थैलेसीमिया, जस्ट गिव मी अ मिनट, एक और बार मैं यहाँ से भी हमारा डिवाइस कनेक्ट कर लेता हूँ। सो थैलेसीमिया की जब हम बात करते हैं ना, व्हेन वी डिस्कस अबाउट थैलेसीमिया, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो हियर इज कि थैलेसीमिया के अंदर भी आपका जो वन ऑफ द मेजर सिम्टम और मेजर कंडीशन यू फाइंड इन थैलेसीमिया इज गोइंग टू बी एनीमिया। अगर किसी को थैलेसीमिया होता है देन उसको भी एनीमिक होगा, द पर्सन इज गोइंग टू बी एनीमिक। सो ये बात हमेशा याद रखना, पीपल सफरिंग विद थैलेसीमिया आर गोइंग टू बी एनीमिक, ओके। सो लेट मी,
ऑलराइट, सो जब आप डिस्कस करते हो थैलेसीमिया के बारे में तो पहले याद रखना दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ deletion or mutation on the gene. So it is again going to be a autosomal condition. याद रखना ये भी आपकी यहाँ पे होगी autosomal recessive condition. It is going to be your autosomal recessive condition. तो जब मैं कह रहा हूँ कि आपके autosomal recessive है तो आप समझ जाते हो कि इसके जो जीन्स होंगे वो आपके ऑटोसोम्स के ऊपर आपके यहाँ पे प्रेजेंट होंगे. तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे दो क्रोमोसोम्स के बारे में बेसिकली. सो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जब आप थैलेसीमिया के बारे में डिस्कस करते हो सो यू हैव अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्रोमोसोम नंबर 16. यू हैव क्रोमोसोम नंबर 16. तो इसकी पहले हम यहाँ पे बात करेंगे क्योंकि एक जीन तो आपका यहाँ पे लगा होता है. बेसिकली यहाँ पे दो जीन होते हैं. सो विल हैव टू जीन्स ओवर हियर. देखिए कौन से है मेरे यहाँ पे दो जीन्स. सो क्रोमोसोम 16 के ऊपर यू विल गेट टू हैव टू जीन्स. एक तो ये होगा यहाँ पे, ये जो जीन यहाँ पे लगा होगा इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ HBA1 और दूसरा जीन जो आपके यहाँ पे लगा होता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ HBA2. HBA2 राइट. सिंपल सी बात है. उसका एक और कॉपी आपको यहाँ पे मिल जाएगा. यू विल हैव द सिमिलर कॉपी ऑन द होमोलोगस पेयर. इसलिए मैंने दोनों बनाए हुए हैं यहाँ पे राइट. सो दोनों जो क्रोमोसोम है आपके 12 ही है. 12 और उसका होमोलोगस पेयर आपको यहाँ पे दिख रहा है राइट. सॉरी इट्स गोइंग टू बी अ 16. sorry chromosome here is going to be 16. So chromosome 16 के you will have like उसकी एक और कॉपी आपको यहाँ मिल जाएगी. It will have two genes over here. Okay, अब ये जो दो जीन्स है आपके यहाँ पे क्या कंट्रोल करे, what they are actually controlling over here. तो ये दो जीन्स जो आपके यहाँ पे होते हैं जो हम सबके अंदर है और हम सबके अंदर नॉर्मल जीन्स हैं, ये कंट्रोल करते हैं फॉर्मेशन ऑफ योर अल्फा चेन. दे कंट्रोल द फॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल अल्फा ग्लोबिन. अगर आपको याद हो तो हीमोग्लोबिन में हमने बात किया था दैट यू हैव अल्फा चेन या वो बीटा चेन. ये चीज हमने कल क्लास के अंदर डिस्कस की थी. तो याद रखना ये जो आपका HBA1 है और HBA2 जो आपका यहाँ पे हमने जीन बना के रखा हुआ है ये आपके क्रोमोसोम नंबर 16 के ऊपर है. ये जीन क्या करते हैं? ये जीन करते हैं फॉर्मेशन ऑफ माय नॉर्मल अल्फा ग्लोबिन. मतलब आपका जो हीमोग्लोबिन होता है, ये चीज मैंने कल ही बताई थी, वापस रिपीट कर रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो कल नहीं आए थे. आपका जो आरबीसी होता है, द आरबीसी यू हैव, आरबीसी के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए आपका हीमोग्लोबिन. सो आरबीसी के अंदर यू विल हैव अ प्रेजेंस ऑफ द हीमोग्लोबिन राइट. अब हीमोग्लोबिन में हमने पहले ही बताया था हीमोग्लोबिन के अंदर आपको दो चेन मिलती है. एक आपको मिलती है आपकी अल्फा चेन, वन इज गोइंग टू बी द अल्फा चेन एंड अदर इज गोइंग टू बी योर बीटा चेन. दूसरी चेन जो आपकी आपको होती है दैट इज गोइंग टू बी अ बीटा चेन. ओके, सो आपके पास अल्फा चेन और बीटा चेन आपको मिलती है. तो अल्फा चेन जो आपकी होगी, अल्फा चेन जो आपकी होती है वो बनाने के लिए, वो नॉर्मल तरीके से बनाने के लिए यू नीड टू हैव अ HBA1 एंड HBA2. ये आपको चाहिए होते हैं तब आपकी अल्फा चेन नॉर्मल तरीके से बनती है. ये जीन अगर आपके फंक्शनल है सही से देन यू विल हैव दिस चेन फॉर्मेशन विल हैपन राइट. सो अल्फा चेन बनाने के लिए याद रखना ये दो जीन आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं. अब आप सोचो कि जनरली थैलेसीमिया में होता क्या है. सो थैलेसीमिया के अंदर व्हाट यू विल गेट टू सी दैट यू कैन हैव ईदर अ म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ सम एलील्स. अगर आपका कोई जीन के अंदर if there is a mutation or deletion in the gene, अगर कोई म्यूटेशन या डिलीशन होता है जीन के अंदर तो उसके इम्पैक्ट फिर आपको यहाँ पे देखने पड़ेंगे. उसके इम्पैक्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल सकते हैं. क्या रखना आपका ये जो जीन होगा इसके अंदर कोई भी चेंजेस आ जाते हैं, ये जो HBA1 है और HBA2 है, अगर इनके अंदर कोई चेंजेस आते हैं या अज्यूम करो कि इनमें कोई पार्ट डिलीट हो गया, इनमें अगर कोई पार्ट डिलीट हो गया then you will have a consequence of thalassemia. Then we will say the person is suffering with the thalassemia. तो जनरली यहाँ पे होगा क्या, अगर समझो कि यहाँ पे ये जीन जो मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है इसमें कोई तो भी आपका डिलीशन आ गया, समझो ये जो आपका जीन यहाँ पे लगा हुआ है, assume that कि इसके अंदर आपका थोड़ा सा कुछ पार्ट आपका डिलीट हो गया. So there is some kind of deletion in that, एक छोटा सेगमेंट वहां पे आपका गायब हो गया राइट. अगर वहां पे डिलीशन आपका वहां पे हो रहा है तो समझ जाना इसके इफेक्ट क्या होंगे. इसके इफेक्ट ये होंगे दैट यू विल हैव अ रिड्यूस्ड रेट ऑफ अल्फा चेन फॉर्मेशन. अगर आपका कोई डिलीशन या म्यूटेशन अगर आपका हो रहा है, सो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डिलीशन और म्यूटेशन तो इसके वजह से कॉन्सिक्वेंसेस आपके यहाँ पे क्या आएंगे, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस बिकॉज ऑफ दैट. इसके वजह से व्हाट विल हैपन, यू हैव अ रिड्यूस रेट ऑफ, यू विल हैव अ रिड्यूस रेट
ऑफ अल्फा चेन फॉर्मेशन, अल्फा चेन, और आई वुड से अल्फा ग्लोबिन लिखता हूँ यहाँ पे ताकि आपको वो टर्म से आप वाकिफ हो जाओ, अल्फा ग्लोबिन फॉर्मेशन। अच्छा कोई सवाल हो ना तो या समझना है तो बीच में इंटर करके पूछ रहे हैं, स्पेशली नए बच्चे, नए मतलब जो लास्ट क्लास में नहीं आ पाए थे। सो यू हैव अ रिड्यूस्ड रेट ऑफ अल्फा ग्लोबिन फॉर्मेशन। इसका मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि आपका जो ग्लोबिन चेन होगा वो पूरा नहीं बनेगा, वो आधा अधूरा ही बनेगा। अगर आपका यहाँ पे एलील के अंदर कोई डिलीशन होता है, म्यूटेशन होता है ना, तो उससे याद रखना कि आपका जो ग्लोबिन का जो चेन होगा ये पूरा नहीं बनेगा, ये आधा अधूरा ही बनेगा। इसलिए हमने बोला रिड्यूस रेट ऑफ अल्फा ग्लोबिन फॉर्मेशन। तो जब मैं कह रहा हूँ कि रिड्यूस रेट ऑफ अल्फा ग्लोबिन फॉर्मेशन, तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि समझो आपकी नॉर्मल अल्फा चेन कुछ इतनी लंबी है, दिस इज माई दिस इज माई नॉर्मल, दिस इज योर नॉर्मल अल्फा ग्लोबिन। इतना लंबाई प्रोटीन होता है जनरली, हम सबके अंदर इतना नॉर्मल हमारा इतना लंबाई प्रोटीन होता है। अगर आपके जीन के अंदर कोई एलील के अंदर आपका डिफेक्ट आ रहा है, कोई अगर म्यूटेशन है, कोई डिलीशन है, अगर वहां पे कोई इशू है, वहां पे अगर कोई डिफेक्ट है, देन इसका साइज आपका यहाँ पे छोटा हो जाएगा। यू विल नॉट हैव द सेम साइज ओवर वेयर विल बी फॉर्मिंग। शायद आपका जो अल्फा ग्लोबिन होगा उसका साइज आपका काफी छोटा हो जाएगा। और अगर मेरे अल्फा ग्लोबिन का साइज यहाँ पे काफी छोटा होगा, सो यू हैव अ less number of proteins over here, या मैं कहूंगा less number of amino acids are seen in this, या मैं कहूंगा it's a small protein, so it is a small chain, और इसे मैं इवन कह सकता हूं it is a reduced chain, it is a reduced chain में बोलूंगा यहाँ पे, या फिर reduced globin मुझे यहाँ पे बोल सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे हुआ क्या, क्योंकि आपका वहां पे कोई म्यूटेशन आया था, दैट्स व्हाई इसका यहाँ पे साइज छोटा हो गया, ये पूरा बन नहीं पाया। मेरा अल्फा ग्लोबुलिन मेरा यहाँ पे पूरा बन नहीं पाया। अगर ये मेरा पूरा बन नहीं पा रहा तो आपको जो सबसे कॉमन चीज यहाँ पे होते हुए मिलेगी पर्सन के अंदर, दैट इज माय एनीमिया। तो इसकी वजह से क्या होता है, यू विल फाइंड अ पर्सन विल सफर विद एनीमिया, मतलब आरबीसी की वहां पे हो जाएगी डेथ। सो अगर आरबीसी की वहां पे डेथ हो रही है, देन ये आपके लिए एक बड़ा सा कंसर्न यहाँ पे बन जाता है। सो याद रखना, इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ कंडीशन, देन अ पर्सन इज सफरिंग विद योर एनीमिया, देन इंडिविजुअल यहाँ पे सफर करेगा विद द एनीमिया। और अगर इंडिविजुअल को यहाँ पे एनीमिया हो रहा है तो समझ जाना दैट ही विल बी लाइक ही विल हैव अ लेस अमाउंट ऑफ आरबीसी इन द ब्लड। और अगर ऐसा केस होता है जो आपको मिलता है थैलेसीमिया में होते हुए, तो द पर्सन हैज टू गो फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन एवरी नाउ एंड देन। मतलब बेसिकली उनको फिर बताया जाता है डॉक्टर के थ्रू कि उन्हें महीने में कितने बार या 2 महीने में कितने बार उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा। कई बार होता है कि उन्हें हफ्ते में लाइक आफ्टर एवरी 2 वीक्स दे हैव टू गो फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, या महीने में एक बार होता है। इट डिपेंड्स ऑन द एज एंड सीवियरिटी ऑफ द कंडीशन। तो याद रखना, अ पर्सन सफरिंग विद थैलेसीमिया विल ऑलवेज हैव दिस थिंग हैज टू बी डन। उन्हें हमेशा हॉस्पिटल जाके ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, क्योंकि इनके बॉडी के अंदर आरबीसी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, उनके बॉडी के अंदर आरबीसी सर्वाइव नहीं करवाते, इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना उनके लिए बहुत एक ही उनके लिए रास्ता यहाँ पे होता है। सो ये नॉर्मल लाइफ से काफी डिफिकल्ट हो जाती है यहाँ पे लाइफ, बिकॉज यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ थ्रू आउट द, हमेशा आपको अपना ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज आपको ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा ही हमेशा। सो दिस इज अगेन कंडीशन ऐसी है कि यहाँ पे टू लिव विद दैट इज डिफिकल्ट। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब पता है आपने कभी सुना होगा, जिसको मैं यहाँ पे ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन आपने सुना होगा दैट यू हैव अ थैलेसीमिया माइनर या थैलेसीमिया मेजर, राइट? ये सब आपका होता है। सो ये बेसिकली आपका डिपेंड करता है कि आपके कितने एलील यहाँ पे आपके डिफेक्टिव है। अगर आपका एक एलील डिफेक्टिव है, देन यू हैव अ थैलेसीमिया माइनर। अगर आपके ज्यादा एलील अगर आपके डिफेक्टिव है, समझो अगर आपके 2 या 3 आपके एलील यहाँ पे डिफेक्टिव हो जाते हैं, देन इट बिकम्स थैलेसीमिया मेजर। तो याद रखना, यहाँ पे नंबर ऑफ एलील्स और कितने डिफेक्टिव है और कितने नहीं है, उनके बेसिस पे थैलेसीमिया माइनर और मेजर होता है। बट क्योंकि हम इसे ज्यादा डिटेल में समझेंगे नहीं नीट के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए दैट इट इज अ क्वांटिटेटिव इफेक्ट। मतलब कई बार हो सकता है कि सिर्फ एक ही एलील अगर आपके यहाँ पे डिफेक्टिव है, तो आपकी कंडीशन इतनी सीवियर नहीं है। अगर आपके 2 एलील अगर आपके यहाँ पे डिफेक्टिव हो जाते हैं, देन यू माइट फाइंड दैट इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। यहाँ पे शायद आपका कंसर्न ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, राइट? तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, अगर मेरा अल्फा चेन बन नहीं पा रहा, अगर मेरा अल्फा चेन यहाँ पे बन नहीं पा रहा बिकॉज यू हैव म्यूटेशन इन दीज 2 जीन्स, देन मैं इसे बोलूंगा यहाँ पे एज अ अल्फा थैलेसीमिया। सो दिस कंडीशन ओवर हियर इज कॉल्ड एज योर अल्फा थैलेसीमिया। सो अल्फा थैलेसीमिया के अंदर याद रखना कि आपका यहाँ पे अल्फा चेन आपका कम बन रहा है। अल्फा जो ग्लोबिन आपका यहाँ पे चेन है वो आपका ज्यादा नहीं बन रहा, वो आपका बेसिकली आपके यहाँ पे कम बन रहा है, इसलिए हम इसे बोलेंगे यहाँ पे एज अल्फा थैलेसीमिया। तो ये बात आप सबको यहाँ पे याद रखनी है। देन इसके बाद
जैसे हमने यहाँ पे अल्फा थैलेसीमिया यहाँ पे देखा। अच्छा पहले ये बताओ कि यहाँ पे चीज आपको समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जो भी यहाँ पे स्लाइड पे मेंशन कर रहा हूँ, ये क्या चीज आपको यहाँ पर समझ आ रही है, पहले बताओ। कोई चीज अगर यहाँ पे कंसर्न वाली है या कोई चीज अगर आपको समझ नहीं आ रही, देन प्लीज अनम्यूट करके मुझे पूछ लो। इफ देयर इज समथिंग इज नॉट क्लियर टू यू, देन प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चंस। एक बार फिर आपको बता देता हूँ फटाफट शॉर्ट में। थैलेसीमिया इज अ ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन, राइट। अल्फा चेन, अल्फा ग्लोबुलिन बनाने वाला जो जीन होता है वो होता है क्रोमोसोम नंबर 16 के ऊपर। दो जीन आपके याद रखने यहाँ पे HBA1, HBA2। अगर यहाँ पे कोई म्यूटेशन या डिलीशन हुआ इसके अंदर, देन आपका अल्फा चेन पूरा बन नहीं पाएगा, वो आपका थोड़ा सा ही वहां पे बन पाएगा। अगर आपका अल्फा चेन आपका यहाँ पे पूरा नहीं बन पा रहा, अगर वो थोड़ा सा ही आपका यहाँ पे बन पा रहा है, इफ इट इज ओनली फॉर्मिंग इन अ स्मॉल अमाउंट, देन वी कैन क्लियरली से द पर्सन इज सफरिंग विद अल्फा थैलेसीमिया। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो रिड्यूस रेट ऑफ अल्फा ग्लोबुलिन फॉर्मेशन विल बी सी। अब जैसे आपके यहाँ पे अल्फा थैलेसीमिया है, उसी तरीके से आपके यहाँ पे इवन होगा आपका बीटा थैलेसीमिया। सिमिलरली यू विल आल्सो हैव अ बीटा थैलेसीमिया। अब बीटा थैलेसीमिया के लिए आप यहाँ पे याद रखना कि यू विल हैव अ क्रोमोसोम। आपके पास यहाँ पे अगेन क्रोमोसोम यहाँ पे नए वाले आ जाएंगे। तो पहले हमने बात किया था क्रोमोसोम नंबर 16 के बारे में, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे हमारे यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 11। तो क्रोमोसोम नंबर 11 के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए प्रेजेंस ऑफ योर जीन, और वो जीन आपको यहाँ पे बना के देगा। ये जीन आपका, इसका नाम होगा आपका यहाँ पे इसका नाम होगा HBB जीन। व्हाट हैपेंड? ये जीन का जो यहाँ पे आपका नाम आएगा दैट्स गोइंग टू बी HBB जीन। अब ये जो आपका यहाँ पे जीन है, तो यहाँ पे एक ही जीन के बारे में बात करनी है, राइट। सो यहाँ पे HBB जीन, और ये जो जीन आपका यहाँ पे होगा, दिस जीन इज नोन टू फॉर्म द बीटा ग्लोबुलिन। ये आपके लिए यहाँ पे आपका बीटा ग्लोबुलिन आपको बना के देगा। सो आपकी जो बीटा चेन होती है वो आपकी ये जीन बना के देता है। दिस इज गोइंग टू मेक द बीटा ग्लोबुलिन। याद रखना, इट इज देयर ऑन द क्रोमोसोम नंबर 11। अब सेम चीज अगर यहाँ पे आपको कोई डिफेक्टिवनेस अगर आपको मिलती है, इफ यू हैव सम काइंड ऑफ डिफेक्टिवनेस इन दिस कंडीशन, अगर आपका ये जीन काम नहीं कर रहा है या इसके अंदर कोई डिफेक्ट है, अज्यूम दैट इफ द जीन हैज अ, अज्यूम दैट कि जो हमारा जीन है यहाँ पे, इसके अंदर आपको यहाँ पे डिफेक्ट मिला, समझो इफ यू हैव अ डिफेक्ट ओवर हियर। अगर आपको यहाँ पे कोई डिफेक्ट देखने के लिए अगर आपको यहाँ पे मिल जाता है, देन उसके इश्यूज आपको मिलेंगे देखने के लिए। सो व्हाट विल हैपन, यू विल हैव अ रिड्यूस्ड रेट ऑफ बीटा ग्लोबुलिन फॉर्मेशन, यू विल हैव अ रिड्यूस्ड रेट ऑफ बीटा ग्लोबुलिन फॉर्मेशन। तो बीटा चेन अब आपकी यहाँ पे पूरी नहीं बनेगी, वो थोड़ी सी बनेगी, कम बनेगी। जितना लंबा प्रोटीन बनना चाहिए था उतना वहां पे बन नहीं पाएगा। ये बात याद रखना कि अगर इसके अंदर कोई आपको डिफेक्ट मिलता है, देन आपका जितना प्रोटीन आपका यहाँ पे बनना चाहिए था उतना यहाँ पे बन नहीं पाएगा। सिमिलरली जैसे अगर समझो ये मेरी नॉर्मल बीटा चेन है, इफ इट दिस इज माय बीटा चेन विच गोइंग टू बी अ नॉर्मल वन, तो ये इतनी बड़ी अब आपके यहाँ पे बन नहीं पाएगी, इट विल बी स्मॉलर। ये आपके यहाँ पे स्मॉल हो जाएगी, राइट। सो यू हैव अ डिफेक्टिव चेन, यू हैव अ डिफेक्टिव बीटा ग्लोबिन। अगर आपका डिफेक्टिव बीटा ग्लोबिन आपका यहाँ पे बन रहा है, देन अगेन सेम चीज, आरबीसी की डेथ होना वहां पे नॉर्मल है। यू विल फाइंड आरबीसी विल स्टार्ट डाइंग। तो चाहे वो थैलेसीमिया अल्फा हो या थैलेसीमिया बीटा हो, यू विल फाइंड एनीमिया इज अ कॉमन थिंग इन देम। एनीमिया आपको हमेशा वहां पे कॉमनली आपको वहां पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको याद ही रखना है, बेसिकली आपके सामने जो सवाल आएगा उसमें ये आ सकता है दैट आपके जो जीन्स होते हैं HBB वो क्या बनाते हैं। याद रखना HBB इज समथिंग गोइंग टू मेक द बीटा चेन। ये आपका यहाँ पे बीटा ग्लोबिन आपको बना के देगा। सो इट इज गोइंग टू मेक समथिंग लाइक अ बीटा ग्लोबिन, ये आपको यहाँ पे बना के देगा। दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो। और अगर इसके अंदर कोई एलील आया, अगर इसमें कोई डिफेक्ट आया, देन आप जानते हो कि यहाँ पे आपका क्या हो रहा है। ओके, क्रोमोसोम नंबर आपको यहाँ पे याद रखना है, क्रोमोसोम नंबर आपको हमेशा यहाँ पे याद रखना है। सो दिस समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इतनी ही कहानी आपके लिए इनफ है। अगर आप इतनी कहानी याद रखते हो, देन आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और याद रखना, जनरली पीपल हैविंग दिस थैलेसीमिया, इनकी जो ट्रीटमेंट होती है, ट्रीटमेंट इंक्लूड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ट्रीटमेंट यहाँ पे इंक्लूड करता है आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो रेगुलर बेसिस पे आपको करना पड़ेगा, तभी उस पर्सन का वहां पे नॉर्मल लाइफ हो सकता है, राइट। और एल्स दे विल हैव ऑलवेज लाइक इट इज अ कंसर्न। देखो ये ऐसी चीज है जो लाइफ थ्रेटनिंग होती है अगर आप इसका केयर ना करो तो। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। ओके, तो अभी हम इसमें डिटेल में जान रहे, वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज योर थैलेसीमिया मेजर, थैलेसीमिया माइनर, बट इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो याद रखना, दीज आर द फ्यू थिंग्स व्हिच यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर विद इन टर्म्स ऑफ द थैलेसीमिया। तो ये बारीक बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब एक और चीज आप यहाँ पे याद रखना, ये एक सेंटेंस है जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है।
थैलेसीमिया डिफर्स फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया इन दैट द फॉर्मर इज क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम। याद रखना, थैलेसीमिया आपकी एक क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है। क्यों है ये क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम? क्योंकि अगर आपके 4 एलील है टोटल, अगर आपके 4 एलील है, एक जिनके 2 एलील होते हैं, अगर आपके 4 एलील है, एक अगर खराब हो गया तो आपकी कंडीशन है लेकिन सीवियर नहीं है। 2 अगर खराब हुए तो आपकी सिवियरिटी वहां पे आपकी बढ़ जाती है। अगर चारों एलील अगर आपके खराब हुए देन इट इज अ वेरी सीवियर कंडीशन एंड दैट कैन लीड टू अ डेथ। तो याद रखना, यहाँ पे आपका जो क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम से हम इसलिए बोलते हैं बिकॉज आपके कितने एलील यहाँ पे डैमेज हो चुके हैं उस पर डिपेंड करता है कि कंडीशन आपकी कितनी सीवियर होगी। और याद रखना, इसलिए हम यहाँ पे टर्म यूज करते हैं थैलेसीमिया मेजर, थैलेसीमिया माइनर। जो आप इस लेवल पे उसे सीखोगे नहीं, बट दैट इज व्हाट विल बी यूजिंग, और यू विल हैव अ टर्म लाइक थैलेसीमिया मेजर एंड माइनर। वो उसी बेसिस पे आपका यहाँ पे होता है, थैलेसीमिया मेजर और थैलेसीमिया माइनर। इट डिपेंड्स कि कितने एलील आपके काम नहीं कर रहे वहां पे। एक नहीं कर रहा तो ठीक है, 2-3 अगर नहीं कर रहे देन इट इज समथिंग जो बहुत मेडिकल अटेंशन की वहां पे आपको जरूरत पड़ेगी। ओके तो ये याद रखना दैट थैलेसीमिया इज अ क्वांटिटेटिव कंडीशन। ये क्वांटिटेटिव कंडीशन आपकी यहाँ पे होती है बिकॉज हियर यू विल फाइंड कि जितने नंबर ऑफ एलील डिफेक्टिव होंगे उसका वहां पे इंपैक्ट होगा। क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ सिंथेसाइजिंग टू फ्यू ग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स, राइट। इससे आपको पता चलेगा कितने आपके कम ग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स आपके यहाँ पे बन रहे हैं। While the later मतलब सिकल सेल एनीमिया में देखोगे इट्स अ क्वालिटेटिव प्रॉब्लम। सिकल सेल एनीमिया इज अ क्वालिटेटिव प्रॉब्लम बिकॉज इसके अंदर आपका एक सिंगल अमाइनो एसिड आपका चेंज हो रहा है और पूरी गड़बड़ वहां पे हो रही है। आप जानते हो कि सिकल सेल एनीमिया के अंदर एक आपका सिंगल अमाइनो एसिड आपका रिप्लेस कर दिया जाएगा, या वो ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस बाय वैलिन, एंड दैट इज अ क्वालिटेटिव प्रॉब्लम। एक चीज की वहां पे क्वालिटी अगर आपने यहाँ पे चेंज कर दी अमाइनो एसिड की, यू विल हैव अ इनकरेक्ट फंक्शनिंग ग्लोबुलिन ओवर देयर, सिंथेसाइजिंग द इनकरेक्ट फंक्शनिंग ग्लोबुलिन। तो ये चीज आपका, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो इनसाइड में मेंशन किया हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। थैलेसीमिया इज अ क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम, सिकल सेल एनीमिया इज अ क्वालिटेटिव प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो ये है आपकी कहानी, दिस इज द स्टोरी ऑफ थैलेसीमिया। इसको मैं एक बार फिर यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ये यहाँ पे गायब हो चुका है, आई विल बी एडिंग दिस थिंग, बट दिस इज व्हाट यू हैव टू नो अबाउट द थैलेसीमिया, राइट। तो यहाँ पे हमने देख लिया हमारे सारे के सारे मेंडेलियन डिसऑर्डर। सो वी हैव सीन ऑल द मेंडेलियन डिसऑर्डर, हमने यहाँ पे देख लिया। थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, वी हैव सीन योर फिनाइलकीटोयूरिया भी हम पहले ही देख चुके हैं, हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। सिस्टिक फाइब्रोसिस हम डिस्कस नहीं कर रहे बिकॉज दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर लाइक, उसमें से बहुत डिटेल क्वेश्चन आपको कभी आएगा नहीं, बट यू शुड नो फ्यू थिंग्स अबाउट सिस्टिक फाइब्रोसिस, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो अगर मैं सिस्टिक फाइब्रोसिस की यहाँ पे बात करूँ, थोड़ा सा अगर मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्म करूँ, तो इतना याद रख लेना कि जब आप डिस्कस करते हो सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में, व्हेन यू डिस्कस अबाउट सिस्टिक फाइब्रोसिस, तो इतना याद रखना, इट इज अ ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन। इट इज अ ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन। अच्छा, MS धोनी की जर्सी का नंबर क्या था, किसको याद है? 7। 7, राइट। ये जो आपका जीन होता है, इट इज देयर ऑन द क्रोमोसोम नंबर 7। इट इज देयर ऑन अ क्रोमोसोम नंबर 7। तो याद रखना, ये सिस्टिक फाइब्रोसिस का यहाँ पे जो जीन होगा ना, दैट इज देयर ऑन अ क्रोमोसोम नंबर 7 के ऊपर। ठीक है, सो ये दिस इज योर ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन एंड इसका जीन होता है आपका क्रोमोसोम 7 के ऊपर। तो बेसिकली अगर आपका जीन यहाँ पे अगर आपका डिफेक्टिव हो गया, राइट, अगर आपका जीन यहाँ पे डिफेक्टिव हो जाता है, दोनों के अगर एलील्स अगर आपके डिफेक्टिव हो जाते हैं, देन यहाँ पे क्या नहीं बन रहा है। जस्ट आई विल गिव यू वन थिंग इन दिस, कि इफ यू हैव अ डिफेक्टिव जीन, इफ यू हैव अ डिफेक्टिव जीन, तो अब क्या क्या नहीं बनेगा। सो अगर कोई डिफेक्टिव जीन होता है तो याद रखना, उसके वजह से आई विल बी फाइंडिंग कि क्लोराइड मॉलिक्यूल्स विल नॉट बी फॉर्म, chloride ion channels, sorry, chloride ion channels are not formed. Ion channels are not formed. आप सोचोगे सर इतनी सी बात हो रही है वहां पे, एक क्लोराइड आयन चैनल वो आपके यहाँ पे बन नहीं रहा। ये क्लोराइड आयन चैनल जो होता है, ये एक प्रोटीन होता है, ये आपका बन नहीं रहा, और क्योंकि ये आपका बन नहीं रहा, बड़े दिक्कत आ जाती है बॉडी के अंदर, बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती है। एक सबसे कॉमन प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है कि आप हमेशा याद रखना कि अगर आपको सर्दी भी हो रही है ना, अगर आपको सर्दी हो रही है तो आपका पूरा नाक और गले के अंदर का म्यूकस आ जाता है, राइट। व्हेन यू आर सफरिंग विद कोल्ड एंड कफ, जनरली आपको मिलेगा, देखेंगे आपके नाक के अंदर गले के अंदर यू हैव एक्सेस ऑफ म्यूकस, आपको हमेशा हमेशा म्यूकस फील होगा। कोई बताएगा ये म्यूकस आपकी बॉडी सडनली इतना सारा बनाना क्यों चालू करती है व्हेन यू हैव दिस, सर्दी होने के बाद? कोई बताएगा? एनीवन रेज योर हैंड एंड टेल मी।
Why you have so much mucus in your nose and throat when you are suffering with cold and cough? दिमाग दौड़ाइए, थोड़ा सा बताइए. ऑलराइट, चलिए मैं ही बताता हूँ. सो व्हाट विल हैपन ओवर हियर ना, अगर आपका ज्यादा म्यूकस है आपका यहाँ पे नाक के अंदर, वो बनाया इसलिए जाता है ताकि आप ट्रैप कर सको पैथोजेंस को. आप पैथोजेंस को वहां पे ट्रैप कर सको. अगर कोई बाहर से फॉरेन बॉडी अगर आपके बॉडी के अंदर आने की कोशिश कर रही है तो उसको आप म्यूकस के अंदर ट्रैप कर लो. तो जैसे आपको कोल्ड एंड कफ होता है तो बॉडी ज्यादा म्यूकस बनाती है ताकि कोई चांस ना मिले किसी दूसरे पैथोजन को आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक पहुंचने का, क्योंकि म्यूकस उसे पकड़ लेगा. तो याद रखना, दैट इज व्हाई यू विल हैव एक्सेस ऑफ म्यूकस इनसाइड द nose and the throat, and you will have this mucus secretion all the time when you are having the cold and cough. ठीक है, तो म्यूकस होना आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जरूरी है. अगर अभी आपको सर्दी खांसी नहीं भी है, अगर आपको अभी सर्दी खांसी नहीं भी है, इवन देन आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में यू विल हैव द म्यूकस. आपके नेजल पैसेज में, आपके ट्राइकिया के अंदर यू विल हैव द म्यूकस. आपका म्यूकस सिक्रेशन आपको वहां पे मिलेगा. और याद रखना, म्यूकस का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है पैथोजेंस को पकड़ना, ट्रैप करना. ये अगर आप कोई डस्ट पार्टिकल अगर आप ले रहे हो जो हमेशा आपके बॉडी में एंटर करते ही होंगे नोज के थ्रू, माउथ के थ्रू, सो उसको भी वो लोग ट्रैप कर लेते हैं. राइट, अब आप यहाँ पे याद रखना, अगर ये जो म्यूकस है अगर ये मेरा यहाँ पे हार्ड हो गया, देन इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न. तो होता क्या है, अगर आपका ये वाला जीन काम नहीं करा, इफ द क्रोमोसोम नंबर 7 पे जो मेरा यहाँ पे जीन है अगर वो काम नहीं कर रहा, देन व्हाट विल हैपन, द म्यूकस इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट विल गेट हार्ड. द म्यूकस इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट विल गेट हार्ड. सो म्यूकस in respiratory tract, in the respiratory tract will solidify. अब सॉलिडिफाई मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ये यहाँ पे मेरा जो म्यूकस आपका यहाँ पे हमारा यहाँ पे जो होगा, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका हार्ड. आई कैन से इट विल बिकम हार्ड ओवर देयर. अब म्यूकस अगर आपका म्यूकस जैसा नहीं रहा, अगर आपका म्यूकस जैसा रहा ही नहीं, तो पता है क्या होता है, आपके कोई भी पैथोजन या बैक्टीरिया इजीली आपके ट्रैवल करके लंग्स तक आपके जा सकते हैं. और यही चीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है. पीपल हैविंग सिस्टिक फाइब्रोसिस, उनका जो म्यूकस यहाँ पे रहता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, वो आपका यहाँ पे हार्ड हो जाता है या सॉलिडिफाई हो जाता है. तो उससे हुआ क्या कि अब आपका वो चिपचिपा म्यूकस जो चीजों को पकड़ रहा था वो आपका है ही नहीं. अब कई सारे पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरसेस कैन इजीली रीच अप टू योर लंग्स और आपके लंग्स को घर बना के वहां पे रह सकते हैं. और यहाँ पे फिर आपकी प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट होना चालू करती है. तो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर हियर कि म्यूकस का एक फ्लूइड कंडीशन में रहना बहुत जरूरी होता है, वो आपका यहाँ पे हो नहीं पाता. सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस. ठीक है, तो इसको हम और डिटेल में नहीं देखेंगे, इसमें एक और चीज आपकी आएंगी. यू कैन फाइंड नंबर ऑफ कपल ऑफ मोर थिंग्स कमिंग इन दिस, बट इतना रखना ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा. एंड दैट इज व्हाई द पर्सन विल ऑलवेज हैव अ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेटरी सपोर्ट की उन्हें वहां पे जरूरत होती है. आपको यहाँ पे इतना याद रखना है, अगर कभी एक्सट्रीम कंडीशन में अगर कोई क्वेश्चन आता है या स्टेटमेंट आती है तो याद रखना, सिस्टिक फाइब्रोसिस इज अ ऑटोसोमल कंडीशन. क्रोमोसोम नंबर 7 पे इसका यहाँ पे जीन है, और ये जो आपका जीन यहाँ पे होगा ये आपको बना के देगा आपका यहाँ पे क्लोराइड आयन चैनल्स. सो क्लोराइड आयन चैनल्स आर बीन फॉर्म बाय दिस पर्टिकुलर जीन्स. अगर आपका जीन डिफेक्टिव है तो ये चैनल आपके यहाँ पे बन नहीं पाएंगे. अगर ये चैनल नहीं बन रहे तो कुछ तो हो रहा है वहां पे, और क्या हो रहा है वहां पे, द म्यूकस इज गेटिंग सॉलिडिफाई, या वहां पे वो हार्ड होगा. तो इतना याद रखना, दैट शुड बी इनफ फॉर यू. कोई भी क्वेश्चन इतने इन्फॉर्मेशन के बियॉन्ड आपको वहां पे आएगा नहीं. तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखना. क्या ये बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस स्लाइड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या इतनी कहानी समझ आ रही है आपको यहाँ पे? कोई भी अगर समझ नहीं Yes, आया, sir. लगे ना कि इसमें ये कैसे हुआ एकदम से ये सब, तो प्लीज जस्ट गो अहेड एंड आस्क क्वेश्चंस. राइट, क्लिनिकल कंडीशन है तो लाइक जितना बता रहा हूँ आई थिंक उतना आपको समझ में आना चाहिए यहाँ पे. अगर नहीं आ रहा कुछ चीजें देन प्लीज लेट मी नो. ओके, नाउ दैट इज समथिंग वी हैव सीन. अब हम क्या करते हैं, हमारा समस्या हमारे यहाँ पे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. तो ये कुछ कंडीशंस हमने यहाँ पे देख ली जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में. सो एक काम करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट माय क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. तो जब मैं बात करता हूँ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में, सो हियर आई कैन सी देयर इज ईदर एडिशन और डिलीशन ऑफ अ क्रोमोसोम. राइट, यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा देखने के लिए, इधर यू कैन हैव अ देयर इज गोइंग टू बी अ एडिशन और डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम. कोई भी अगर क्रोमोसोम के नंबर में कोई एडिशन या डिलीशन हुआ तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. सो एडिशन और डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम कैन बी अ मेजर प्रॉब्लम इन दैट पर्टिकुलर बेबी. राइट, अगर कोई एडिशन या डिलीशन हो रहा है, सो बेसिकली आपके यू नो दैट यू हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम. ये बात आप जानते हो दैट यू हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम. दैट मींस आपके जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपके पास होते हैं दैट्स गोइंग टू बी 46.
अब 46 वाला जो आपका यहाँ पे नंबर है, इसमें अगर कोई चीज बढ़ गई या अगर कम हो गई, देन वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एज सिंपल इज दैट, राइट। जनरली हम क्या बोलते हैं, अगर कोई आपके क्रोमोसोम सेट के अंदर आपकी जो कंडीशन, आप जो डिप्लॉयड कंडीशन जो आपकी है, उसमें अगर कोई भी एडिशन या डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम होता है, तो इसके लिए हम एक यहाँ पे टर्म यूज करते हैं, दैट इज नोन एज एन्यूप्लॉइडी। इट इज नोन एज एन्यूप्लॉइडी। So any addition or deletion of chromosome in your genome is called as your aneuploidy. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज एन्यूप्लॉइडी, ANEU प्लॉइडी, राइट। अगर किसी को एन्यूप्लॉइडी की कंडीशन होती है, देन याद रखना द पर्सन विल सफर विद जेनेटिक डिसऑर्डर, राइट, सॉरी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब आपको एक और चीज यहाँ पे याद रखनी कि ये चीज आप पता लगा सकते हो, ये चीज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आप पता लगा सकते हो। कोई बताएगा ये हम कैसे पता लगा सकते हैं? सवाल मेरा ये है यहाँ पे, दैट इफ अ गर्ल इज प्रेग्नेंट एंड यू थिंक देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जहां पे इधर बेबी के क्रोमोसोम वहां पे ज्यादा या कम है, दक्षिण आंसर कर दिया, या फिर कम है। सो इसको आप पता लगा सकते हो बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एज माय एमनियोसेंटेंसिस। याद है हमने किया था, सबको याद आ रहा है, वी हैव दिस टेक्निक ना, वी यूज्ड टू कॉल इट एज एमनियोसेंटेंसिस। कोई मुझे बताएगा ये एमनियोसेंटेंसिस, ये आपका जो टेक्निक है आपका यहाँ पे, ये कब तक करना सेफ होता है? हाँ बेटा बोलो अंशिका। फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब 12 वीक्स तक ये करना आपके यहाँ पे सेफ रहेगा। तो ये करके आप बेसिकली पता कर सकते हो इफ अ पर्सन हैव दिस कंडीशन ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और नॉट। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक और चीज यहाँ पे बताई थी कि ये जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है, ये होने के चांसेस कब ज्यादा होते हैं और किस कॉन्टेक्स्ट में। मैंने आपको बताया था कि कौन सी कंडीशन में यू हैव मोर लाइकली चांसेस ऑफ हैविंग अ बेबी विद अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। कुछ याद है मैंने आपको बताया था ये चीज, इन विच कंडीशन या कौन से केसेस के अंदर यू कैन हैव मोर लाइकली चांसेस ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर? एनीवन? नहीं याद आ रहा? अच्छा सुनो, मैंने आपको बताया था कि जब अगर कोई कंसीव कर रहा है इन अ लेटर पार्ट ऑफ हिज एज, अगर कोई मिड 30s, लेट 30s, मिड 40s में अगर कंसीव कर रहा है, देन द चांसेस ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इज गोइंग टू इंक्रीज। ये बात याद करो, मैंने आपको बताई थी कि अगर कोई मिड 30s या लेट 30s या इवन मिड 40s में अगर कोई कंसीव कर रहा होता है, मतलब अगर कोई लड़की तब प्रेगनेंसी अटेंड कर रही है, देन द चांसेस ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आर स्लाइटली मोर, वो आपके चांसेस वहां पे आपके बढ़ जाते हैं। तो ये बात भी आप यहाँ पे हमेशा याद रखना, ठीक है। सो एनी एडिशन और डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज एन्यूप्लॉइडी एंड दैट विल लीड टू अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो हम यहाँ पे सीखेंगे, जो आपके एनसाइड में दिए गए हैं, यू हैव समथिंग लाइक अ डाउन सिंड्रोम। आपके पास एक टर्म है आपका यहाँ पे, यू हैव समथिंग लाइक योर डाउन सिंड्रोम। अब डाउन सिंड्रोम में आपको क्या मिलेगा देखने के लिए, दैट इट विल शो द ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। इट विल शो द trisomy of 21st chromosome. So that means what कि आपके पास नॉर्मली 21st क्रोमोसोम की 2 ही कॉपी होती है ना, यहाँ पे 3 होंगी। So instead of 2 copies, we'll have 3 copies. So that is called a trisomy of 21st chromosome will be seen in the Down syndrome. Basically, generally क्या होता है, you have one copy of 21st chromosome, एक और कॉपी आपको मिलेगी यहाँ पे, बट अगर किसी को डाउन सिंड्रोम है तो आपको एक और कॉपी वहां पे आपको मिल जाती है। You'll have one more copy over there, and that is not good. ये कहीं से भी फायदेमंद नहीं हो रहा है, ये नुकसान ही होता है। So that's going to be a trisomy of my 21st chromosome. तो ये हम देखेंगे, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। Then we will discuss something like your Klinefelter syndrome. Klinefelter syndrome. Klinefelter syndrome जो आपका यहाँ पे होगा, इसमें आपको क्या मिलेगा, अगर आप जीनोटाइप देखोगे ऐसे पर्सन का, that person will be having XXY condition. That person will be having XXY condition. तो बेसिकली आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, you have an extra X chromosome over here. You have a addition of extra X chromosome यहाँ पे आपको मिलेगा। So you have a extra X chromosome आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो इसको भी हम बाद में देखते हैं कि इसमें ये होने से क्या होगा। और एक और कंडीशन जो हम यहाँ पे सीखेंगे, that is going to be your Turner's syndrome. We'll talk about the Turner's syndrome. टर्नर सिंड्रोम में याद रखना, यू विल हैव अ कंडीशन ऑफ योर X0,
यहाँ पे ये फीमेल होगी बट फीमेल के पास सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होगा. So you have an absence of one X chromosome. So we have an absence of a one X chromosome. So that's my Turner syndrome. तो ये भी हम देखते हैं इसमें क्या होता है. We'll see that. इसके like what are the features we will get to see in this, right? So ये 3 कंडीशन होती है जिसको हम थोड़ा बहुत यहाँ पे देखेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं. लाइक जितना इंसाइड हमें यहाँ पे बता रही है उतनी चीजों को हम यहाँ पे समझेंगे कि यहाँ पे होता क्या. ओके, सो डाउन सिंड्रोम, you have a Klinefelter syndrome and you have a Turner syndrome. ये 3 कंडीशन आपको यहाँ पे ऐड रखनी है because you will find question इसमें से आपके आएंगे. अब ये सब तो हो रहा है ह्यूमन बींग्स के अंदर. सो ह्यूमन बींग्स के अंदर आपको मिलेगा कि अगर क्रोमोसोम का नंबर चेंज हुआ देन इट इज नॉट गुड. किसी भी तरीके से आपके लिए फायदेमंद यहाँ पे नहीं होता. इट इज गोइंग टू बी हार्मफुल बिना कोई रीजंस के. इट इज गोइंग टू बी हार्मफुल ऑल द टाइम, राइट. लेकिन आपको अगर मिलता है होते हुए इंक्रीज इन नंबर इन प्लांट्स तो उसका फायदा हो सकता है. सो यू हैव समथिंग कॉल्ड एज माय पॉलीप्लॉइडी. एक टर्म होता है आपका यहाँ पे जिसे हम कहते हैं यहाँ पे एज अ पॉलीप्लॉइडी. इसको समझना ये इंपॉर्टेंट टर्म है, पॉलीप्लॉइडी. तो चलो देखते हैं क्या होता है मेरा पॉलीप्लॉइडी. अब समझिए कि आपके पास प्लांट है. समझो यू हैव अ प्लांट, यू हैव अ प्लांट ओवर हियर. और ये जो मेरा यहाँ पे प्लांट है ये डिप्लॉइड प्लांट है. दिस प्लांट इज गोइंग टू बी डिप्लॉइड प्लांट. समझो ये मेरा यहाँ पे है डिप्लॉइड प्लांट, राइट. अब डिप्लॉइड प्लांट के अंदर क्या हुआ कि इसने स्टार्ट किया करना यहाँ पे मियोसिस, माइटोसिस करना इसने यहाँ पे स्टार्ट किया. और मैं इसको इस तरीके से नहीं समझाता, मैं आपको थोड़ा इसको अलग तरीके से समझाता हूँ. वेट, रुक जाओ, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं. समझे एक प्लांट है और उसको हम इग्नोर करते हैं अभी. समझो यहाँ पे आपके पास एक सेल है. सेल इज योर डिप्लॉइड सेल. ये आपका डिप्लॉइड सेल, दिस गोइंग टू बी डिप्लॉइड सेल, राइट. अब डिप्लॉइड सेल के अंदर आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है? ऑब्वियसली इट विल हैव अ न्यूक्लियस. और ये सेल डिसाइड करता है कि इसको करना है माइटोसिस. इट स्टार्ट्स द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस. तो जब ये माइटोसिस के लिए स्टार्ट करेगा तो इसने क्या किया? माइटोसिस स्टार्ट किया. इसने माइटोसिस किया इनिशिएट. इसने माइटोसिस यहाँ पे इनिशिएट किया, राइट. जब इसने माइटोसिस अपना यहाँ पे इनिशिएट किया उसके बाद पता है क्या हुआ? कोई तो रीजन होगा जिसके वजह से ये एनाफेज 1 के अंदर रुक गया. एनाफेज के अंदर आके रुक गया. इट विल स्टॉप एट द एनाफेज. तो इट विल स्टॉप एट एनाफेज. सो एनाफेज के अंदर आके ये माइटोसिस के अंदर रुक जाता है. तो बेसिकली पता है अगर माइटोसिस अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो अगर आपको याद होगा हम डीएनए को डबल कर लेते हैं. हमारा जो भी डीएनए होता है उसे हम डबल करते हैं. अगर आप याद करो अपना 11th ग्रेड तो आपका जो एस फेज होता था तब हम डीएनए को डबल कर देते हैं. तो यहाँ पे भी वही चीज होगी कि आपका जो एस फेज होगा, जो एस फेज होता है आपका, उसके अंदर हम क्या करेंगे? हमारा जो डीएनए होता है, द डीएनए विच वी हैव दैट गेट्स डबल्ड. सो डीएनए तो आपका यहाँ पे डबल हो गया. अब डीएनए डबल हमने किया क्यों? क्योंकि हम माइटोसिस करके एक और नया सेल बनाने वाले थे. लेकिन अगर आप सोचो कि अगर ये सेल माइटोसिस के अंदर रुक जाता है, अगर उसने डीएनए डबल कर लिया, रेडी हो गया वो, लेकिन वो माइटोसिस खत्म नहीं कर पाया. क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि वो रुक गया. इट हैज स्टॉप्ड एट द एनाफेज. बीच में वो रुक गया. अगर मेरा सेल माइटोसिस खत्म नहीं कर पा रहा तो क्या मैं कह सकता हूं इसके पास अब 2 गुना ज्यादा डीएनए है और इसने माइटोसिस भी खत्म नहीं किया? तो कैन आई से दैट इट हैज अ मोर अमाउंट ऑफ डीएनए देन अ नॉर्मल सेल? क्या मैं ये बात कह सकता हूं? Yes, sir. Right? Sir, Have more number of DNA, it will have a double amount of DNA than a normal cell. तो अब इसमें क्या होता है मालूम है क्या? ये जो सेल मेरा होगा ना यहाँ पे, क्योंकि इसके डबल डीएनए इसके अंदर आ चुका है, दिस सेल विल नो लॉन्गर रिमेन 2n. ये जो अब मेरा सेल होगा ये मेरा यहाँ पे बन जाएगा 4n. ये जो मेरा सेल यहाँ पे होगा ये मेरा आपका बन जाएगा यहाँ पे 4n सेल. क्योंकि इसने तो माइटोसिस किया नहीं ना, इसने माइटोसिस स्टार्ट किया था लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर पाया. तो इसलिए नाउ दिस सेल बिकम 4n सेल बिकॉज नाउ यू हैव एक्स्ट्रा सेट्स ऑफ क्रोमोसोम आपको वहां पे दिख रहा है. तो ये जो कंडीशन आपकी यहाँ पे हुई, एनीथिंग मोर देन 2n, एनी काइंड ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम मोर देन 2n इज कॉल्ड एज माय पॉलीप्लॉइडी, राइट. सो 2n से ज्यादा अगर आपको कोई कंडीशन दिख रही है, दैट मींस अगर आपका 3n है, 4n है, 5n है, दे आर ऑल एग्जांपल ऑफ माय पॉलीप्लॉइडी. तो यहाँ पे एक नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम आप यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है. पूरा सेट ही यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है. याद रखना, अगर एक क्रोमोसोम इंक्रीज हो रहा है तो उसे मैं पॉलीप्लॉइडी नहीं कहूंगा. इट इज अ इंक्रीज इन द कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम. देयर इज अ इंक्रीज इन द कंप्लीट वन सेट ऑफ क्रोमोसोम. अगर आपका यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम अगर आपके यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, देन उसे मैं यहाँ पे कहता हूँ पॉलीप्लॉइडी, राइट. सो मोर देन 2n कंडीशन जो आपकी होती है हमेशा यहाँ पे, सो पॉलीप्लॉइड का इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी मोर देन डिप्लॉइड. इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी मोर देन डिप्लॉइड. सो मोर देन डिप्लॉइड कंडीशन is called as my polyploidy.
अब पॉलीप्लॉइडी आपको जनरली देखने को मिलता है प्लांट्स के अंदर, मतलब आपको प्लांट्स मिल जाएंगे, अगर आप नेचर में ढूंढोगे तो आपको कई सारे प्लांट्स मिल जाएंगे, सो यू कैन वेरी इजीली सी द प्लांट्स विच कैन बी 3n 4n 6n 5n आपको मिल जाता है। तो प्लांट्स के अंदर आपको पॉलीप्लॉइडी देखने के लिए मिलती है। यू कैन हैव अ प्लांट्स व्हिच कैन बी 4n, यू कैन हैव अ प्लांट्स व्हिच कैन बी 3n, तो ये आपको काफी इजीली प्लांट्स के अंदर देखने के लिए आपको मिल सकता है, राइट। सो प्लांट्स में याद रखना पॉलीप्लॉइडी इज कॉमन, polyploidy is seen, ploidy is seen। ह्यूमंस में ये देखने के लिए नहीं मिलता, ना ही एनिमल्स के अंदर आपको ये देखने को मिलता। अगर ये होगा एनिमल्स के अंदर देन जनरली द एनिमल डज नॉट सर्वाइव, बट प्लांट्स में आपको देखने के लिए ऐसा नहीं मिलता। सो प्लांट्स के अंदर पॉलीप्लॉइडी इज समथिंग व्हिच इज सीन। अगर आपको याद हो तो मैंने शायद आपको बताया भी था बीच में कभी कि जो आपका जो घरेलू गेहूं होता है ना, जो हम खाते हैं, वीट जिसे हम कहते हैं, जो आपका वीट का जो प्लांट होता है जो कमर्शियली ग्रो किया जाता है, वो भी आपका 6n प्लांट होता है। जो कमर्शियली जो आप प्लांट कंज्यूम करते हो वीट का, जो हम गेहूं कंज्यूम करते हैं, वो आपका 2n नहीं होता, वो 6n होता है। तो याद रखना पॉलीप्लॉइडी प्लांट्स के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। एंड एज अ एग्रीकल्चर बायोलॉजिस्ट मैं हमेशा उसे बनाना चाहूंगा, आई ऑलवेज वांट टू हैव अ पॉलीप्लॉइड प्लांट्स, क्योंकि उसका फायदा होता है। याद रखना कमर्शियल वीट जो आपका यहाँ पे हम कंज्यूम करते हैं, कमर्शियल वीट जो हम यहाँ पे हमारा कंज्यूम करेंगे, सो कमर्शियल वीट जो हमारा यहाँ पे हम कंज्यूम करते हैं, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ दैट इज गोइंग टू बी 6n। वो प्लांट आपका हेक्साप्लॉइड होता है, हेक्साप्लॉइड, ठीक है। तो याद रखना दिस पॉलीप्लॉइडी इज गोइंग टू बी वेरी कॉमन इन द प्लांट्स बट नॉट सो कॉमन इन द ह्यूमन बीइंग्स, नीदर इन द एनिमल्स। प्लांट्स आपको मिल जाएगा बट नॉट इन द ह्यूमंस एंड द एनिमल्स के अंदर। और एक और बात कहीं ना कहीं याद रखना कि एज अ एग्रीकल्चर बायोलॉजिस्ट मैं चाहूंगा कि मेरे प्लांट्स मेरे पॉलीप्लॉइडी हो। आई विल ऑलवेज वांट कि मेरे जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर आई विल हैव एक्स्ट्रा नंबर ऑफ क्रोमोसोम, एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोम मुझे मैं उसमें देखना चाहूंगा। इसका रीजन यहाँ पे ये होता है कि अगर मेरे प्लांट्स के अंदर आई हैव अ 4n कंडीशन या अगर 5n कंडीशन है मेरी वहां पे, तो उससे क्या होता है सेल का साइज वहां पे इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपका 4n प्लांट या 5n प्लांट है तो उसमें क्या होता है सेल का साइज वहां पे इंक्रीज हो जाता है, और उसकी वजह से प्लांट का ओवरऑल बायोमास इंक्रीज हो जाएगा। प्लांट का जो ओवरऑल बायोमास होता है वो आपका इंक्रीज हो जाता है। तो अगर कोई कमर्शियल प्लांट है ना, मैं बिल्कुल चाहूंगा कि उसके अंदर पॉलीप्लॉइडी मिले। एक कमर्शियल बायोलॉजिस्ट की तरह अगर मैं सोचूंगा तो आई डू वांट अ पॉलीप्लॉइडी इन द प्लांट्स, क्योंकि उससे सेल का साइज इंक्रीज होगा एंड दैट विल हैव अ कमर्शियल बेनिफिट टू द सोसाइटी। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। तो ये बनाया जाता है, ये लैब के अंदर आप ऐसे प्लांट बनाते भी हो। ओके, दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आई होप पॉलीप्लॉइडी आप सबको यहाँ पे समझ आ रहा है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है। इसमें अगर कोई कंफ्यूजिंग पार्ट अगर लग रहा हो देन पूछ लो, इफ देयर इज सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस प्लीज गो एंड आस्क अ क्वेश्चन। याद रखना अगर एक क्रोमोसोम सिर्फ बढ़ रहा है यहाँ पे दैट्स नॉट अ पॉलीप्लॉइडी, पूरा सेट यहाँ पे बढ़ता है, राइट। सो कंप्लीट वन सेट ऑफ क्रोमोसोम और टू सेट ऑफ क्रोमोसोम विल इंक्रीज ओवर हियर, दैट इज माय पॉलीप्लॉइडी। ओके, अगर एक क्रोमोसोम इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है उसको तो हम यहाँ बोलते हैं एज एन्यूप्लॉइडी। अगर एक बढ़ रहा है कम हो रहा है, दो बढ़ रहे हैं दो कम हो रहे हैं, दैट इज कम समथिंग कॉल्ड एज एन्यूप्लॉइडी। एक कॉमन टर्म है ये, ठीक है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं अबाउट माय डाउन सिंड्रोम के बारे में। सो लेट्स टॉक अबाउट माय डाउन सिंड्रोम। सो फटाफट बात करते हैं अबाउट योर डाउन सिंड्रोम के बारे में। अब डाउन सिंड्रोम के केस आपको अगेन इसमें एक चीज याद रखना हमेशा कि पीपल इन देयर लेट 30s एंड लेट 40s अगर वो कंसीव कर रहे हैं तो वो टाइम पे डाउन सिंड्रोम के होने के चांसेस हैविंग सच काइंड ऑफ बेबीज इज अ पॉसिबिलिटी मोर। वहां पे ज्यादा लाइक्लीहुड है कि ऐसे बर्थ हो सकते हैं, वी आर सफरिंग विद डाउन सिंड्रोम। ठीक है, अब डाउन सिंड्रोम में हमने तो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे देखी दैट इट इज अ 21st क्रोमोसोम की, इट इज गोइंग टू बी ट्राइसोमी। 21st क्रोमोसोम की ये आपके यहाँ पे ट्राइसोमी है, ये तो हमने आपको पहले बता दिया था। इसके अंदर आपको कैरेक्टर्स यहाँ पे क्या देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे you will have round face, you will have the round face of the person, short stature, height यहाँ पे इनकी short होती है, so they will have a short stature, right? Partially opened mouth, partially open mouth, so mouth इनका यहाँ पे हमेशा ओपन रहेगा जनरली, कई बार बंद करते तब भी उनका माउथ थोड़ा ओपन रहता है वहां पे ऐसे इंडिविजुअल्स का। दे हैव अ फरो टंग, दे हैव अ फरो टंग, टंग के अंदर आपको फरो फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा वहां पे। So they have a furrowed tongue, right? And
mental development is not seen. Mental development is not seen. So mental development is not seen, right? और उसके साथ साथ such individuals are going to be sterile. Such individuals are going to be sterile. जब भी मैं sterile लिख लाऊंगा तो समझ जाना that means they cannot reproduce. They cannot reproduce by any means, right? So they'll have a round face, short stature इनका मिलेगा देखने के लिए. Open mouth generally यहाँ पे होता है. They have a furrowed tongue. मेंटल डेवलपमेंट आपको नहीं मिलता. सो मेंटल रिटार्डेशन में नहीं कहूंगा यहाँ पे, वो टर्म यूज नहीं करूंगा. बट यस, कॉग्निटिव एबिलिटीज इनकी इतनी स्ट्रांग नहीं होती. दे आर नॉट दैट स्मार्ट. दे आर लाइक नॉट वेल डेवलप. फीचर्स नहीं मिलता आपको ब्रेन के अंदर कुछ. एंड दे आर स्टेराइल. दिस पीपल आर गोइंग टू बी स्टेराइल ओवर हियर. ठीक है, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस. तो ये जनरली फीचर्स आपको मिलते हैं बेबीज के अंदर इफ दे आर बोर्न विद डाउन सिंड्रोम, राइट? अब ये होता क्यों है? इट हैपेंस बिकॉज ऑफ अ नॉन डिसजंक्शन. This happens because of reason. इसका यहाँ पे क्या है? Non disjunction. ये नॉन डिसजंक्शन यहाँ पे क्या होता है, इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग कि यहाँ पे हुआ क्या. बेसिकली यहाँ पे ऐसा क्या हो गया कि यू हैव दिस केस ऑफ दिस डाउन सिंड्रोम. सो लेट्स ट्राई टू सी दैट. सो जब मैं बात करता हूँ यहाँ पे नॉन डिसजंक्शन के बारे में, व्हेन आई डिस्कस अबाउट द नॉन डिसजंक्शन के बारे में, तो आपको यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा? व्हाट यू विल गेट टू सी ओवर हियर. सी इन दिस व्हाट विल हैपन ना, कि अब सुनो ध्यान से. आपका जब मियोसिस हो रहा होता है, सो जब आपका मियोसिस स्टार्ट होता है तो यू हैव अ डिप्लॉइड सेल. डिप्लॉइड सेल विल हैव 2 क्रोमोसोम्स. यू विल हैव 2 क्रोमोसोम्स ओवर हियर, राइट? सो आपके यहाँ पे होंगे आपके 2 क्रोमोसोम रेडी मियोसिस स्टार्ट करने के लिए. सो दे हैव क्रोमोसोम नंबर 1, या इसकी कॉपी इसके यहाँ पे बना देते हैं. एंड यू हैव अ कॉपी ओवर हियर. ओके, देन यू विल फाइंड कि आपका यहाँ पे मियोसिस 1 आपका यहाँ पे खत्म हुआ. अज्यूम दैट कि आपका मियोसिस 1 आपका यहाँ पे खत्म होता है. सो यहाँ पे आपका मियोसिस 1 आपका यहाँ पे खत्म हुआ. जब मियोसिस 1 आपका यहाँ पे होगा, सो अगेन यू विल हैव 2 सेल्स व्हिच विल बी फॉर्म्ड. 2 सेल आपके यहाँ पे बनेंगे एंड दिस 2 सेल्स विल बी हैविंग एक कॉपी क्रोमोसोम की आपके यहाँ पे मिल जाएगी. सो यू विल हैव 1 कॉपी ओवर हियर, और दूसरी कॉपी आपके यहाँ ग्रीन में होगी. दूसरी कॉपी आपके यहाँ पे ग्रीन के अंदर होगी. यहाँ पे ग्रीन वाली कॉपी आपके यहाँ पे होगी. अब यहाँ पे क्या हुआ, ये तो हमने कर लिया हमारा मियोसिस 1 यहाँ पे कंप्लीट. अब ये दोनों सेल करेंगे मैंने यहाँ पे मियोसिस 2. सो नाउ दे विल डिसाइड कि चलिए अब हम करते हैं यहाँ पे मियोसिस 2. हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. अब जब इन्होंने मियोसिस 2 यहाँ पे स्टार्ट किया, तो अब यहाँ पे पता है दिक्कत क्या आया ये ग्रीन वाले सेल के साथ या ग्रीन वाले क्रोमोसोम के साथ, कि पूरा के पूरा क्रोमोसोम एक साइड पे चला गया, एक गैमेट के अंदर चला गया, और एक गैमेट के अंदर क्रोमोसोम गया ही नहीं. तो पूरा क्रोमोसोम क्या हुआ, वो सेपरेट नहीं हो पाया. So separation of chromosome या chromatid did not take place over here. यहाँ पे आपका क्रोमोसोम जो आपका यहाँ पे सेपरेट होना चाहिए था, यहाँ मैं कहूंगा यहाँ पे सेंट्रोमियर ब्रेक होके सेपरेट होना चाहिए था, वो आपका यहाँ पे हो नहीं पाया. अगर आपका क्रोमोसोम यहाँ पे सेपरेट नहीं हो पा रहा, तो आप सोचो कि अब यहाँ पे हुआ क्या. मियोसिस 2 के बाद आपके गैमेट के अंदर, सो यू हैव दिस गैमेट, और इसके अंदर यू हैव अ एक्स्ट्रा कॉपी. इसके अंदर आपको एक एक्स्ट्रा कॉपी यहाँ पे आ चुकी है. ऐसा होना नहीं चाहिए था, और दूसरे सेल के अंदर, दूसरे गैमेट के अंदर तो कुछ गया ही नहीं, राइट? अगर ऐसा हो रहा है, सो यू हैव अ लाइक योर सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड हैजंट टेकन प्लेस. आपके क्रोमैटिड यहाँ पे ब्रेक होके सेपरेट होने चाहिए थे, लेकिन वो आपके यहाँ पे सेपरेट नहीं हो पाए. इसी इवेंट को हम यहाँ पे बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन. इसको हम यहाँ पे बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन. अगर ये होता है तो ये आपको यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. नॉर्मली क्या होना चाहिए था, नॉर्मली जब आप यहाँ पे बना रहे हो आपके 2 गैमेट्स, व्हेन यू मेक दिस 2 गैमेट्स, both the gametes should have a haploid number of chromosomes. Both the gametes should have a haploid number of chromosomes. लेकिन वहां पे ऐसा नहीं हुआ. वहां पे ऐसा नहीं हुआ जैसे यहाँ पे हो रहा है ना ब्लू के साथ. यहाँ पे सही तरीके से डिवाइड हो रहा है, बट यहाँ पे सही से डिवाइड आपका यहाँ पे नहीं हुआ. सो देयर इज अ no separation of chromatid which was observed. So there was no separation of chromatid is observed. No separation of chromatid or chromosome is seen. और ये आपका कब देखने के लिए नहीं मिला आपको यहाँ पे, ड्यूरिंग द मियोसिस. दिस ऑल हैपेंड ड्यूरिंग द मियोसिस. अगर ऐसा हो रहा है देन सिंपल सी बात है बेटा, एक फीमेल गैमेट के पास यहाँ पे यू विल हैव वन एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोम.
तो उससे क्या होता है कि जब यहाँ पे स्पर्म आके फ्यूज करेगा देन आपका नंबर यहाँ पे गलती आएगा, मतलब यू वोंट हैव अ 46 नंबर, यू विल हैव वन एक्स्ट्रा नंबर। आपका 46 नंबर यहाँ पे नहीं आएगा, यू विल हैव वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आपको यहाँ मिल रहा है। और अगर यहाँ पे ऐसा आपको देखने को मिलता है आपके 21st क्रोमोसोम के साथ, दैट विल लीड टू द डाउन सिंड्रोम। तो अब यहाँ पे जब आपका स्पर्म आके यहाँ पे फ्यूज करेगा, आपको जो नंबर चाहिए था वो आपको मिलेगा नहीं, आपको एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आपको यहाँ पे हमेशा ही मिलेगा। जब स्पर्म आके फ्यूज करेगा तो स्पर्म तो यहाँ पे नॉर्मल ही है, स्पर्म इज हैविंग अ सिंगल क्रोमोसोम ओवर हियर, राइट, हैप्लॉइड। लेकिन जब ये फ्यूज करेगा इसके साथ, सो यू विल हैव अ वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम विल बी सीन। तो ये बात आपको याद रखनी कि नॉन डिसजंक्शन का मतलब यहाँ पे होता है कि आपका सेपरेशन यहाँ पे नहीं हो पाया, इधर क्रोमैटिड का क्रोमोसोम का सेपरेशन आपका यहाँ पे नहीं हो पाता, एंड बिकॉज ऑफ दैट द गैमेट विल हैव एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोम। और अगर ऐसा हो रहा है देन दैट कैन लीड टू कंडीशन ऑफ समथिंग लाइक योर डाउन सिंड्रोम। तो यहाँ पे आपका डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो हम इसे बात करें इन टर्म्स ऑफ डाउन सिंड्रोम, लेकिन ये काफी कंडीशन ऐसी कॉज हो सकती है। कई बार हो सकता है कि कोई खाली गैमेट के साथ जाके स्पर्म फ्यूज कर रहा है, सो दैट कैन आल्सो लीड टू सम काइंड ऑफ कंडीशन। सो याद रखना, अभी तो आपको याद रखना है कि नॉन डिसजंक्शन इज समथिंग यू फाइंड वेरी कॉमनली इज रीजन फॉर द, यही एक रीजन होता है आपके डाउन सिंड्रोम होने का, राइट। नॉन डिसजंक्शन आपके सामने टर्म आएगा तो याद रखना सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड या क्रोमोसोम इज नॉट टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग मियोसिस, बस ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, ओके। सो दैट इज माय डाउन सिंड्रोम। सेकंड हम यहाँ पे हमारा देखते हैं, ये आपका क्लीन फिल्टर सिंड्रोम। हाँ जी अंशिका बताइए क्या सवाल है आपका, बोलिए। सर ट्राइसोमी का मतलब क्या होता है? ट्राइसोमी का मतलब यहाँ पे ये है, ट्राई मतलब थ्री, राइट। और अगर आप यहाँ पे देखोगे अंशिका, तो यहाँ पे हुआ क्या, बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या, यू हैव नॉर्मली यू शुड हैव 21st क्रोमोसोम की दो ही तो कॉपी होनी चाहिए आपके पास, यू शुड हैव ओनली 2 कॉपीज ओवर देयर। बट यहाँ पे आपका एक एक्स्ट्रा आ चुका है, एक और एक्स्ट्रा कॉपी आपके यहाँ पे आ चुकी है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज माय ट्राइसोमी। इसलिए हम इसे कह रहे हैं यहाँ पे ट्राइसोमी। सो ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, दो के जगह नाउ यू हैव 3 कॉपीज ओवर देयर, दैट इज माय ट्राइसोमी। अंशिका समझ आया? यस सर। दैट इज समथिंग व्हिच इज नॉट गुड फॉर अ पर्सन, ओके। अब ये क्वेश्चंस हम करते हैं, पहले उसके पहले हम यहाँ पे क्लिनफिल्टर सिंड्रोम देख लेते हैं, फटाफट पहले हम वो देख लेते हैं एंड देन वी कैन सी दिस क्वेश्चंस। देन वी हैव समथिंग लाइक अ क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। क्लिनफिल्टर, हाँ जी समन हैज अ क्वेश्चन। अच्छा नेहा मैम ने आपका यहाँ पे एक शेयर किया हुआ है, शी हैज शेयर्ड अ शीट विद यू, सो प्लीज उसमें अपना अटेंडेंस यहाँ पे आप फिल कर दो। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, इसको हम देखते हैं यहाँ पे कि इसका यहाँ पे मतलब क्या होता है। अब जब हम क्लिनफिल्टर सिंड्रोम की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको पहले ये बताया था कि इसके अंदर आपको मिलेगा तो जीनोटाइप होगा ना उस पर्सन का, दैट पर्सन विल हैव अ जीनोटाइप ऑफ योर एक्स एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है। सो पहले याद रखना कि अगर कोई पर्सन है हु इज सफरिंग विद द क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, सो दैट पर्सन इज गोइंग टू बी अ मेल। सो बेसिकली द पर्सन इज गोइंग टू बी अ मेल। अब पर्सन वहां पे मेल क्यों हुआ, कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा कि क्यों ये इंडिविजुअल यहाँ पे मेल है, व्हाई वी कैन से इट इज अ मेल इंडिविजुअल ओवर हियर? बिकॉज द वाइफ। हाँ तो वाई क्रोमोसोम बिल्कुल सही, बिकॉज ऑफ द वाई क्रोमोसोम। ये वाई क्रोमोसोम क्या करेगा जिसके से ये पर्सन विल ग्रो इनटू अ मेल? एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको सिखाई है, वाई क्रोमोसोम क्या करता है, क्या वो बनवाता है जिससे द पर्सन विल टर्न इनटू अ मेल? TDF। राइट, सो बेसिकली इट विल हैव अ जीन SRY जीन, और वो जीन करेगा एक्सप्रेस और वो बनाएगा आपका टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। और ये जो TDF आपका यहाँ पे होता है ये बेसिकली आपका रीजन होता है जिसके से टेस्टिस वहां पे बनती है। तो ये जो वाई क्रोमोसोम था, बिकॉज ऑफ दैट द पर्सन इज गोइंग टू बी अ मेल ओवर हियर, राइट। सो बेसिकली आपके यहाँ पे क्या होगा, विल हैव अ मैस्कुलिन डेवलपमेंट विल बी सीन, विल हैव द masculine development will be observed. Masculine development is observed. ये जो masculine development आपको यहाँ पे ऑब्जर्व, so basically the individual will grow into a male, right? But यहाँ पे है क्या? You have one extra X chromosome, so you have an extra X chromosome is been seen over here. अब क्योंकि यहाँ पे you have a one extra X chromosome, so you have an extra X chromosome. तो इसके जैसे क्या होता है, some feminine characters will be observed. So because of this extra X chromosome, इसके जैसे आप यहाँ पे क्या होगा, you have a feminine characters have been observed. So feminine characters have been seen. So feminine characters are seen. तो इसमें आपको एक ही चीज याद रखनी है
फेमिनाइन कैरेक्टर जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है इसके अंदर, दैट्स गोइंग टू बी डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, इज गोइंग टू बी अ डेवलपमेंट ऑफ breast. So this can be seen in those individuals. ठीक है? So याद रखना, the sex of the individual is going to be a male, but the male will have some feminine character. One of them is going to be having a development of the breast. उसके साथ साथ the voice of the person is also going to change, right? So you'll have a high pitch voice आपको वहाँ पे मिलेगा देखने के लिए, right? उसके साथ साथ you can find कि facial hairs आपको नहीं मिलते, you don't have a facial hairs. बट ये सारे traits आपको याद नहीं रखने, आपको याद रखना है मेनली आप यहाँ पे the development of the breast will be seen happening in this kind of persons. Okay? तो ये है आपके यहाँ पे Klinefelter syndrome, right? Again कंडीशन, और यहाँ पे ये भी याद रखना, इट इज हैपनिंग विद द सेक्स क्रोमोसोम. तो अभी तक हमने देखा हमारा डाउन सिंड्रोम दैट वाज रिलेटेड टू द ऑटोसोम्स के साथ था, लेकिन ये सेक्स क्रोमोसोम के अंदर XY के साथ वी हैव वन मोर X क्रोमोसोम ओवर हियर एंड दैट विल लीड टू क्लिनफिल्टर सिंड्रोम यहाँ पे. तो ये एक टर्म सिंपल है जो आपको यहाँ पे याद रखना है. एंड याद रखना, नंबर ऑफ फेमिनाइन कैरेक्टर आर सीन बट यू हैव टू रिमेंबर डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट एज वन ऑफ द कैरेक्टर. उसके साथ साथ यस हाई पिच वॉइस एंड लेस नंबर ऑफ फेशियल हेयर भी आप यहाँ पे रीजन होता है, बट ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपको यहाँ पे याद रखना है. और एक और बात याद रखना, दे आर गोइंग टू बी स्टेराइल. दीज पीपल आर गोइंग टू बी स्टेराइल. स्टेराइल मतलब ये लोग कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस कभी भी. ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. देन आखिरी वाला हमारा कौन सा था, कौन सा रहेगा हमारा यहाँ पे अब, टर्नर सिंड्रोम. अच्छा एक बात बताओ, आप लोग इतने चुप चुप कैसे रह लेते हो, कैसे? लाइक नॉर्मली तो बच्चे लाइक कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, they keep on asking, they keep on saying something, right? How you all people are like so शांत and ultra disciplined, कैसे रहते हो आप लोग? सर हम क्योंकि अकेले रहते हैं ना, अकेले रहते हैं. क्लास में तो फ्रेंड्स होते हैं. अरे बेटा तो दूसरी भी में क्लास है तो ऑनलाइन वाली, आपके लाइक और बैच है, उन लोगों को तो लाइक बोलना पड़ता है कि अरे अरे रुक जाओ, अरे मुझे तो बोलने दो, मतलब लाइक आई हैव टू मेक देम स्टॉप. लाइक वो ऐसे लाइक बोल रहे थे जैसे 8वीं कक्षा के बच्चे नहीं होते गुड मॉर्निंग सर वाले, वैसे वो बच्चे वहां के. एंड हियर यू आर लाइक एकदम शांत, कोई कुछ बोलता ही नहीं. सर हम ध्यान से सुनते हैं. हाँ ये है, ये तो है कि सारे ये वो बात तो है, मेरी ये वो बात तो मैं एग्री करता हूँ कि आप लोग काफी ध्यान से सुनते हो एंड या यू गेट योर थिंग्स क्लियर्ड, सो दैट्स अ गुड थिंग. बट एट टाइम्स तो काफी शांत शांत लगता है आप लोग के साथ. कोई कुछ नहीं बोल रहा होता. Okay, so now let's see, we have a Turner syndrome over here. So Turner syndrome में आपको यहाँ पे क्या लगेगा, the genotype यहाँ पे होगा ना, so we'll have the autosomes, basically we'll have the autosomes तो आपके होंगे यहाँ पे, plus the person will have the X0 condition. अब X0 condition वाला जो individual यहाँ पे होगा, the person is going to be a female. Person is going to be a female. Right? अब ये यहाँ पे female होगी, but याद रखना you have a loss of, you have a lack of one X chromosome. So one X chromosome is less, right? So 0 है ना मतलब यहाँ पे, right? She won't turn into a grasshopper. So you have a lack of one X chromosome. You have a lack of one X chromosome. अब इसके consequences क्या होते हैं? Once you have a lack of one X chromosome, तो इसके जैसे यहाँ पे क्या क्या मिलने देखने का आपको यहाँ पे मिलेगा. क्या रखना? Because of this, क्योंकि एक X chromosome आपके यहाँ पे कम है, तो इसके वजह से क्या होगा आपका? That you will find the girl will be sterile. The girl will be sterile. She will have rudimentary ovaries. Rudimentary ovaries का मतलब यहाँ पे ये होता है कि ovaries है लेकिन वो ज्यादा कोई काम की नहीं है. Rudimentary ovaries will be seen. Right. Small uterus. Small uterus. Uterus यहाँ पे काफी small होगा. Menstrual cycle either irregular or absent. So menstrual cycle जो यहाँ पे होता है, menstrual cycle is either irregular या फिर irregular होगा और absent. ये चीजें आपको मिलती है देखने के लिए टू द गर्ल हु इज सफरिंग विद टर्नर सिंड्रोम. सो टर्नर सिंड्रोम वाला जो जेंडर होगा यहाँ पे फीमेल रहेगा, बट ये फीमेल के अंदर यू डोंट हैव वन एक्स क्रोमोसोम, और उससे क्या हो रहा है, द ओवरीज आर रूडिमेंट्री, ये है लेकिन वो फंक्शनल ओवरीज यहाँ पे नहीं है. ओके, यूट्रस बहुत स्मॉल रहेगा, सो ऑब्वियसली यूट्रस के अंदर इंप्लांटेशन किया कभी नहीं जा सकता. द फीमेल इज गोइंग टू बी स्टेराइल, मतलब वो रिप्रोड्यूस कभी नहीं कर सकती. मेंस्ट्रुअल साइकिल इधर यहाँ पे एब्सेंट होगा या फिर इरेगुलर होगा. तो यहाँ पे जो फेमिनाइन ट्रेट्स जो आपको यहाँ पे मिलने चाहिए तो आपको मिलेंगे नहीं यहाँ पे.
एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर नॉट सीन। एक और चीज यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर नॉट सीन, लाइक ब्रेस्ट फॉर्मेशन and the addition of fats in the certain parts of the body, so that won't be seen happening. So secondary sexual characters are not seen. So this is something you'll be finding happening in them. So secondary sexual character आपको यहाँ पे नहीं मिलते जो फीमेल में जनरली होते हैं, so you won't find them and all the other things which I've mentioned over here. तो ये रहेगा यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम। अब इसके अलावा कई सारे ऐसे सिंड्रोम होते हैं, यहाँ पे एडवर्ड सिंड्रोम, यहाँ पे पटायस सिंड्रोम, यहाँ पे क्राइडू-चैट कंडीशन, बट अभी आप इन तीनों पे आप ध्यान दोगे बिकॉज आपका जो कॉन्टेक्स्ट है नीट एग्जाम का कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपको ये चीजों का यहाँ पे ध्यान रखना है। These are the only terms you have to remember, right? तो याद रखना टर्नर सिंड्रोम, क्लिंट-फिल्टर सिंड्रोम, देन वी हैव सीन द डाउन सिंड्रोम यहाँ पे, और तीनों के बीच में आपको डिफरेंस यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए। बताइए सना, बोलिए क्या सवाल है आपका? बोलिए सना, बोलिए, बताइए। सॉरी सर, गलती से हो गया। नहीं, अब आप मुझे बताओ सना कि कल आप शाम को क्लास में क्यों नहीं थे? हाँ जी सना, कल क्लास में थे आप या नहीं थे? नो सर नहीं थी। तो वही पूछ रहा हूँ, बताओ क्यों नहीं थे? सर मैं बीमार हूँ इसलिए। ऑलराइट, ठीक है। सो ध्यान रखिए अपना, इन केस ऑल ऑफ यू आर लाइक, वैसे भी मौसम यहाँ पर थोड़ा चेंज होता है, सो प्लीज थोड़ा ध्यान रखिए आप सब लोग अपना, बारिश में यस सर दौड़ते हुए मत जाइए कभी, राइट? और जस्ट कलेक्टिवली टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, राइट? सो यू डोंट मिस आउट ऑन द क्लासेस। ऑलराइट, नाउ अब सना ध्यान रखिएगी गलती से भी लाइक हैंड रेज करने के पहले, ओके ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू विल बी फाइंडिंग हैपनिंग ओवर देयर। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। सो दीस आर द कंडीशन यू हैव टू नो, ये आपके हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर व्हिच यू हैव टू रिमेंबर। अब एक तो काम करते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बताओ इनमें से कौन सा मिसमैच है। टेक योर टाइम एंड टेल मी व्हिच ऑफ देम इज एक्चुअली गोइंग टू बी अ मिसमैच। सो ध्यान से देख लो आप यहाँ पे, टेक योर टाइम एंड देन टेल मी यहाँ पे क्या है आपका गलत, हैंड रेज करके बताना। So which of the following is going to be a mismatch in this? काफी टाइम लेते हो आप लोग, इसमें भी ध्यान से पढ़ रहे हो? Then you will say sir हम ध्यान से पढ़ रहे हैं। अच्छा ओके, बताइए दक्ष क्या लग रहा है आपको? अच्छा जहीदा आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी। बैटमैन वाला बी कह रहे हो आप? वही करो ना, बैटमैन वाला बी कह रहे हो ना आप? मुझे बी और डी में कई बार बताएंगे। यस सर। क्या पलक आप क्या कह रहे हो? सर ऑप्शन बी। एंड शिखा आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी। ऑलराइट, सो बी आपका यहाँ पे क्लिन-फिल्टर सिंड्रोम आपका यहाँ पे जो है, इसके अंदर आपको क्या मिलेगा देखेंगे, समथिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि यू विल हैव द जीनोटाइप ऑफ योर XXY। ये कंडीशन आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाती है। अब यहाँ पे लिखा है गायनेकोमेस्टिया। अब गायनेकोमेस्टिया का मतलब यहाँ पे होता है डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट। सो डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, इवन दो इसका जो जेंडर है यहाँ पे मेल है, यहाँ पे मैस्कुलिन डेवलपमेंट, बट यहाँ पे ब्रेस्ट डेवलपमेंट आपका होगा, दैट इज कॉल्ड एज माय गायनेकोमेस्टिया। सो ब्रेस्ट डेवलपमेंट तो आपको यहाँ पे मिलेगा। ये बात तो यहाँ पे आपकी इन्होंने, ये स्टेटमेंट आपका इन्होंने सही लिखा हुआ है, बट पता है गलत यहाँ पे क्या लिखा हुआ इन लोगों ने? 45 क्रोमोसोम्स। ये बात इनकी यहाँ पे गलत हो जाती है। अगर किसी को क्लिन-फिल्टर सिंड्रोम है देन दे शुड बी हैविंग 47 क्रोमोसोम्स, 45 नहीं, दे शुड बी हैविंग 47 क्रोमोसोम्स, क्योंकि एक यहाँ पे ज्यादा होता है, इसलिए ये बनेगा आपका यहाँ पे एज अ मिसमैच। दिस ओवर हियर इज गोइंग टू बी मिसमैच, ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी सारे आपके यहाँ पे सही है। डाउन सिंड्रोम अफेक्टेड इंडिविजुअल विद अ फरोड टंग एंड पार्शियली ओपन माउथ, हमने देख लिया यहाँ पे। टर्नर सिंड्रोम एब्सेंस ऑफ 1X क्रोमोसोम, ये भी हम जानते हो। एडवर्ड सिंड्रोम आपने सुना नहीं था, लेकिन आप जानते हो कि क्लिन-फिल्टर के अंदर ही आपको आपका आंसर मिल गया। तो यस, ट्राइसोमी ऑफ 18 क्रोमोसोम इज माय एडवर्ड सिंड्रोम। सो ये बनेगा आपके यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। चलो अब ये वाला आंसर करके बताओ, ये वाला सॉल्व करना पड़ेगा। अ कलर ब्लाइंड मैन मैरिज अ डॉटर ऑफ अ कलर ब्लाइंड फादर, देन द ऑफस्प्रिंग्स आर गोइंग टू बी। तो एक लड़का है यहाँ पे, सो सॉल्व करना और हैंड रेज करना है। एक यहाँ पे आपके पास लड़का यहाँ पे मिलेगा एंड ही इज गोइंग टू बी अ कलर ब्लाइंड, सो ये यहाँ पे रहेगा कलर ब्लाइंड। और इन्होंने यहाँ पे इनकी मैरिज हुई है एक डॉटर के साथ
जिनके फादर थे कलर ब्लाइंड। सो अगर मैं कह रहा हूँ कि इनकी शादी हो रही है एक लड़की के साथ जिनके फादर यहाँ पे कलर ब्लाइंड थे, तो समझ जाना इनका एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर तो स्मॉल सी होगा, राइट। एक के ऊपर तो स्मॉल सी होगा और दूसरा हम यहाँ दे देते हैं, बड़ा वाला बना देते हैं। सो दैट्स नॉर्मल कंडीशन। अब आप मुझे बताइए देन इन द ऑफस्प्रिंग क्या कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। नाउ डू द क्रॉस एंड बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके यहाँ पे सही बनेगा। ये सारे क्रॉस आपको खुद से करने आने चाहिए, मैं काफी हद तक आपकी यहाँ पे असिस्टेंस आपको दे देता हूँ, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए बार बार। सो डू दिस एंड टेल मी व्हाट विल बी द आंसर इन दिस। colorblind man marries a daughter of a colorblind father. So आधी हेल्प तो उन्होंने यहाँ पे कर दी, अब तो आपको क्रॉस करना है। हाँ जी प्रियांशी, क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? सर ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 आपको लग रहा है यहाँ पे। शिखा आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन सी। प्रिंस आपको क्या लग रहा है? सर थर्ड। थर्ड। एक और हम आंसर लेते हैं। दीप्ति क्या लग रहा है आपको? ऑप्शन सी। लोग सी करें यहाँ पे, चलो देख लेते क्रॉस करके। ऑलराइट, सो नाउ यू हैव अ कंडीशन वेयर यू हैव अ मदर हु इज गोइंग टू बी लाइक हेटेरोजाइगस, लेकिन वो नॉर्मल कलर को देख सकती है ऑब्वियसली बिकॉज शी हैज अ कैपिटल सी। एंड देन यू हैव अ बॉय हु इज गोइंग टू बी कलर ब्लाइंड, कोई कलर वो देख नहीं सकता। तो चलो देखते हैं अब यहाँ पे क्या होगा। सो नाउ यू हैव एक्स एक्स कंडीशन। यहाँ पे जो डॉटर होगी दैट डॉटर हियर इज गोइंग टू बी कलर ब्लाइंड। यहाँ पे you will have capital C small c, so here the daughter is going to be normal, and then you have लड़का यहाँ पे जो इनका होगा ऊपर से आएगा स्मॉल सी, सो ये लड़का भी आपका यहाँ पे कलर ब्लाइंड होगा। एंड यहाँ पे जो लड़का होगा दैट बॉय ओवर हियर इज गोइंग टू बी नॉर्मल। तो बिल्कुल हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इनकी डॉटर यहाँ पे 50% ऑफ द डॉटर इज गोइंग टू बी अफेक्टेड एंड 50% ऑफ द बॉयज आर गोइंग टू बी अफेक्टेड, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि ये यहाँ पे एक तो कलर चेंज, ये एक तो यहाँ पे आपका अफेक्टेड है, यहाँ पे दिस बॉय इज गोइंग टू बी अफेक्टेड और ये भी आपके यहाँ पे अफेक्टेड है। अब देखते हैं स्टेटमेंट आपके यहाँ पे क्या कह रहा है। ऑल सन्स आर कलर ब्लाइंड, ये तो गलत हो गया, बिल्कुल गलत है ये। ऑल डॉटर्स आर कलर ब्लाइंड, ये भी गलत हो गया। नो डॉटर इज कलर ब्लाइंड, ये भी गलत हो गया। हाफ सन्स आर कलर ब्लाइंड, बिल्कुल सही है। सो दैट्स गोइंग टू बी करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। This is going to be true, बिल्कुल सही। So option 3 यहाँ पे आ गया एज अ करेक्ट आंसर, राइट। A colorblind daughter is born when, एक colorblind daughter कब born होती है, ये आप खुद से करो, इसमें हेल्प नहीं मिलेगी। So colorblind daughter कब born होगी? Take your time and then research। शिवानी बताइए, बता दिया? ऑप्शन वापस बोलना शिवानी, सुनाई नहीं दिया। सर ए ऑप्शन। अच्छा ओके, प्रिंस आपको क्या लग रहा है? सर डी। राइट, ठीक है। एंड मुस्कान? सर ऑप्शन डी। पलक? पलक मैडम बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन डी। पक्का? यस सर। अब जिसको हम पूछेंगे ना उन्होंने थोड़ा एक्सप्लेन करेगा। बताइए महक, क्या होगा इसका आंसर? अरे महक बोलो, क्या होगा इसका आंसर? अंशिका शर्मा रेजिंग हैंड एंड देन कमिंग लाइक अनरेजिंग हैंड। अंशिका शर्मा बताइए। सर ऑप्शन लग रहा था क्योंकि इसमें मदर में एक कैपिटल है और एक स्मॉल है एंड फादर में एक स्मॉल है और वो है, जब हम इसका क्रॉस कराएंगे तो इसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ज्यादा आ रही थी। ठीक है, ट्रू, बिल्कुल सही, राइट, बिल्कुल आपका यहाँ पे आंसर आपका सही है। देखो जहां पे आपका फादर नॉर्मल है वहां पे तो कोई चांस है ही नहीं। अगर फादर आपका कभी नॉर्मल होता है यहाँ पे दैट मींस फादर विल हैव अ कैपिटल सी एंड अ स्मॉल वाई। अगर फादर नॉर्मल है तो कर्व लाइन भी डॉटर तो कभी हो ही नहीं सकती, राइट। तो ये आपका कभी आंसर बन नहीं सकता। आप ये चीज को सब लोग समझो, अगर फादर नॉर्मल होता है देन कोई चांस नहीं है कि उसकी जो डॉटर होगी वो कलर ब्लाइंड होगी, कोई चांस नहीं है, क्योंकि कैपिटल सी आ जाएगा ना वहां से, वो उसे बचा लेगा। अब मदर कलर ब्लाइंड हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। सो अगर फादर मेरा नॉर्मल है देन कोई चांस यहाँ पे है नहीं। तो यहाँ पे फादर नॉर्मल है, यहाँ पे फादर यहाँ पे नॉर्मल है। सो दैट इज व्हाई देयर इज नो चांस ऑफ हैविंग कलर ब्लाइंडनेस इन द डॉटर। ओके, ऑप्शन ए में आपका यहाँ पे क्या है कि फादर यहाँ पे कलर ब्लाइंड है, तो फादर यहाँ पे है स्मॉल सी वाला, सो दैट मीन्स इसके यहाँ से तो स्मॉल सी आएगा डॉटर को, लेकिन मदर वहां पे नॉर्मल है, मदर ओवर देयर इज नॉर्मल। तो अगर मदर नॉर्मल होगी तो बच्चे को कुछ नहीं होगा ना फिर तो। दैट इज व्हाई शी इज नॉट गोइंग टू बी कलर ब्लाइंड। और जो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे वो आपका यहाँ पे क्या कह रहा है दैट मदर इज गोइंग टू बी कैरियर, जो आप लोगों ने यहाँ पे बताया
यस, अगर मदर यहाँ पे कैरियर होती है कैपिटल सी स्मॉल सी, और अगर फादर यहाँ पे कलर ब्लाइंड है, then you have a possibility, then you have a 50% possibility of having a daughter who is going to be color blind. आ सकता है ना दोनों साइड से स्मॉल सी। तो बिल्कुल सही, जिन्होंने ऑप्शन 4 यहाँ पे निकाला था उनका आंसर यहाँ पे सही है। बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। कौन सा करें? ये वाला क्वेश्चन करके देखो। क्वेश्चन है बड़ा आसान, बस लंबा चौड़ा क्वेश्चन बना के रखा हुआ इन लोगों ने, बट है बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे। सो क्विकली हैव अ लुक एट दिस। इन ह्यूमन जीन प्रोड्यूसिंग द डिजीज फिनाइलकेटोयूरिया also produces a number of abnormalities traits. Just read the question by yourself and try to tell me the correct answer. Question कुछ बहुत डिफिकल्ट है नहीं। आपको अगर कहानी याद है फिनाइलकेटोयूरिया की तो आपको इसका आंसर भी आ जाएगा। बताइए शिखा। सर ऑप्शन बी। प्रियांशी। सर ऑप्शन बी। प्रियांशी एक बात बताइएगा, कल आप क्लास में नहीं थे राइट? अच्छा, आपका नेटवर्क इश्यू था है ना? यस सर। हाँ राइट। सर मैंने अपने मदर की आईडी से कर लिया था ज्वाइन, लेकिन बाद में। अच्छा, क्या नाम था वो आईडी का? सर कंचन। अच्छा ओके, सो दैट इज यू ओनली। आई वाज थिंकिंग कंचन इज अ न्यू स्टूडेंट। मैं सोच रहा हूँ कंचन इज अ न्यू स्टूडेंट, अब मुझे पता लगाना को दिल्ली से हिमाचल से। दैट इज समथिंग आई वाज थिंकिंग। अच्छा बता दिया आपने। ऑलराइट, सो दिस इज अ प्लेयोट्रॉपिक जीन। बिल्कुल सही, इट्स एग्जांपल ऑफ अ प्लेयोट्रॉपिक जीन। और प्लेयोट्रॉपिक जीन के अंदर आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए दैट यू हैव अ, दैट इज द स्टोरी ऑफ फिनाइलकेटोयूरिया। ओके, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट वन मोर क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन नंबर 125 2016 का नीट का सवाल है आपका। ये आराम से देख लो एंड देन रेज योर हैंड। रीड दिस क्वेश्चन थॉरली, एकदम बिल्कुल आराम से देख लो इसे एंड देन यू कैन टेल मी द आंसर इन दिस। पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे आपको यहाँ पे सही दिख रही है? ऑलराइट, शगुन क्या लग रहा है? ऑप्शन बी। शगुन को भी लग रहा है यहाँ पे। अंशिका शर्मा क्या लग रहा है? ऑप्शन बी। सना खान आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी। लेट्स टेक वन मोर आंसर। पूजा क्या लग रहा है आपको? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आप यहाँ पे। सो एंड दैट्स गोइंग टू बी करेक्ट। 1, 2 and 3. So hemophilia is a sex recessive condition. ये बात आपके यहाँ पे बिल्कुल सही बात है. That's a true statement. Down syndrome is a due to aneuploidy. वो मैंने आपको बताया था. Either gain or loss of chromosome is called as aneuploidy. तो ये बात भी आपके यहाँ पे सही हो जाती है. Phenylketonuria is an autosomal recessive condition. That is also going to be true over here. And the last statement, sickle cell anemia is X-linked recessive condition. ये बात आपके यहाँ पे wrong है. So yes, option B becomes the correct answer. Okay. ये वाला करके बता दो. If a colorblind woman marries a normal vision man, the sons will be। बहुत आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप फटाफट इसका आंसर दे सकते हो। दीप्ति क्या होगा इसका आंसर? अगर कलर ऑप्शन है आप यहाँ पे कह रहे हो एंड आई जस्ट वन मोर आंसर। बताइए पलक क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन ए। राइट, सारे के सारे लड़के यहाँ पे कलर ब्लाइंड होंगे। If that is the case, we will always find all the sons over there are going to be color blind. ठीक है, so slides अपने आप मूव करिए, just wait a minute, I'll just bring them back to right position. So yes, it is going to be all 100% सारे बच्चे यहाँ पे लड़के होंगे वो color blind होंगे। अगर मदर color blind है then कोई चांस नहीं है। okay. तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। So that is something we have done. अब हमें यहाँ पे क्या सीखना है? We have to discuss something in terms of the pedigree. पेडिग्री के कॉन्टेक्स्ट में हमें यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे समझनी है। सो समथिंग जो हम पूरा तो यहाँ पे कवर नहीं कर पाएंगे, बट कुछ चीजें हम यहाँ पे देख लेते हैं जो पेडिग्री के कॉन्टेक्स्ट में आपको देखने के लिए मिलेगी। सो जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी कम बैक टू द स्लाइड्स। अच्छा, बाय द वे आप लोग के साथ मैंने एक असाइनमेंट शेयर किया था, जो लोग क्लास में लेट आए, सो प्लीज असाइनमेंट शॉर्ट करके शेयर कर दीजिएगा, और जिन्होंने शेयर किया है उनको मैं आंसर की रात तक भेज दूंगा। असाइनमेंट के अंदर आपको कई सारे क्वेश्चन है लिंकेज के एंड कई सारे क्रॉसेस के क्वेश्चन है, जो कुछ अच्छे क्वेश्चन भी है, लेवल 2 वाले क्वेश्चन भी है, उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन लेवल 2, प्लीज उन्हें सॉल्व करेगा। दीप्ति बताइए। असाइनमेंट नंबर 2 ना सर? हाँ, असाइनमेंट नंबर 2। सो आई थिंक आपने काफी लोगों ने शेयर कर दिया है, सो प्लीज डू दैट। इनका बाकी है वो मैं क्लास के बाद शेयर कर दूंगी। हाँ, ताकि फिर मैं अगला भी भेज सकूँ अगर आप वो लोग कर देते तो। सो आई हैव टू शेयर वन मोर असाइनमेंट, दैट्स व्हाई।
बाकी लड़के लोग भी, प्रिंस एंड ऑल द बॉयज ओवर हियर, प्लीज डू दैट, प्लीज शेयर दैट असाइनमेंट विद मी। ऑलराइट, अब हम यहाँ पे बात करते हैं समथिंग इन टर्म्स ऑफ माय लाइक पेडिग्री के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा बात करूंगा, राइट। सो व्हाट वी अंडरस्टैंड अबाउट माय पेडिग्री एनालिसिस। सो पेडिग्री एनालिसिस के अंदर आप क्या सीखते हो, क्या समझते हो, लेट्स ट्राई टू सी दिस थिंग, ठीक है। अब इसमें आपको यहाँ पे याद ही रखना है, व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज कि जब हम बात करते हैं पेडिग्री एनालिसिस के बारे में ना, तो ये एक करा जाता है बाय जेनेटिक काउंसलर। सो यू विल हैव अ, ये करने के लिए यू नीड अ हेल्प, और वो हेल्प जनरली आपको मिलती है, करता कौन है, इट इज डन बाय अ जेनेटिक काउंसलर। अब जेनेटिक काउंसलर यहाँ पे क्या करेगा, बेसिकली पेडिग्री एनालिसिस के अंदर एक जेनेटिक काउंसलर आपको बताता है कि क्या पॉसिबिलिटीज है आपको एक सर्टेन टाइप का डिजीज होने के, क्या पॉसिबिलिटी है एक जेनेटिक डिसऑर्डर आपके अंदर होने के। रादर वो आपको ये बताएगा कि इफ आई एम हैविंग अ बॉय और अ बेबी, लाइक इफ आई एम हैविंग सम काइंड ऑफ चिल्ड्रन, व्हाट इज अ परसेंटेज ऑफ चांसेस ऑफ हैविंग दोस चिल्ड्रन विद सम काइंड ऑफ कंडीशन ओवर देयर, सम काइंड ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। अब आप ये बोलोगे कि सर ये पता करके मतलब तो कुछ ज्यादा है नहीं, क्योंकि अगर जेनेटिक डिसऑर्डर होने वाला है तो होगा ही होगा, उसे आप रोक तो नहीं सकते, राइट। दैट इज समथिंग कैन बी आर्गुमेंट ओवर है कि अगर जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उसको आप, यू कैन नॉट स्टॉप दैट ना, इट विल ऑलवेज हैपन। अब क्या होता है ना कि जो हम डिसऑर्डर यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि हीमोफीलिया देखा हमने यहाँ पे, वी हैव सीन द सिकल सेल एनीमिया, राइट, ऐसे कई सारे होते हैं। उनमें से एक होता है अल्जाइमर करके। सो अल्जाइमर इज ऑल्सो जेनेटिक। अल्जाइमर जो आपका यहाँ पे था वो आपका जेनेटिक, सुना है क्या किसी ने? Anyone of you have heard of Alzheimer as a genetic condition? Anyone? No, sir. नो सर। प्रिंस ने सुना है। प्रिंस थोड़ा बताओगे इसमें जनरली क्या होता है? No, sir. नहीं सुना, ओके। आई वाज एक्सपेक्टिंग किसी ने सुना होगा। ऑलराइट, जनरली व्हाट हैपेंस ना, अगर आप मतलब जनरली व्हाट वी सी दैट इफ यू आर समवन इनटू मेडिसिन, देन लोग थोड़ा बहुत डिजीज के बारे में जानते हैं या पढ़ते हैं पेपर के अंदर या कुछ, तो भी इट्स समथिंग व्हिच वी एक्सपेक्ट, दैट्स व्हाई वी आस्क यू कि अल्जाइमर सुना है नहीं सुना। ओके, सो अल्जाइमर जो आपका कंडीशन होता है, इट इज बेसिकली अ कंडीशन जहां पे आपका मेमोरी लॉस होता है। वंस द पर्सन हिट्स 60 ईयर्स एंड अब, 60 या 65 के ऊपर वो जब जाता है ना आदमी, उसकी एज जब उसके बियॉन्ड जाता है, देन उसके अंदर उसका मेमोरी लॉस स्टार्ट हो जाएगा, राइट। एंड इट इज अ प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस। अल्जाइमर में आपको क्या लगा देखेंगे, इट इज गोइंग टू बी अ प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस। आपका यहाँ पे होता है प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस। सो बेसिकली यहाँ पे होता क्या, यू हैव अ प्रोग्रेसिव डेथ ऑफ न्यूरॉन्स, राइट। सो यहाँ पे न्यूरो डीजेनरेटिव कंडीशन ये आपकी होती है। सो यू विल फाइंड इट इज अ न्यूरो डीजेनरेटिव कंडीशन, इट इज योर न्यूरो डीजेनरेटिव कंडीशन। मतलब कि न्यूरॉन्स की डेथ होना चालू होती है एक सर्टेन एज के बाद और काफी रैपिडली बढ़ती है। अब न्यूरॉन्स की आपके बारे में आपने स्कूल में बच्चों में पढ़ा होगा कि न्यूरॉन्स को आप डिवाइड नहीं कर सकते, दे कैन नॉट डिवाइड लाइक अ नॉर्मल सेल। तो अगर न्यूरॉन्स की डेथ हो रही है देन वो डेथ खत्म है, वो उनको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। सो इट्स अ न्यूरो डीजेनरेटिव कंडीशन आपकी यहाँ पे होती है, जहां पे आपका प्रोग्रेसिवली क्या होगा, न्यूरॉन्स की डेथ होती रहेगी और कंडीशन आपकी खराब से खराब और होती जाती है। इट्स नॉट लाइक कि इसके अंदर रिकवरी होती है, इट्स नॉट लाइक कि इसको हम रोक सकते हैं, ये आपकी बद से बदतर होती जाती है कंडीशंस विद द कोर्स ऑफ टाइम। इनिशियली आपको बेसिक चीजें याद नहीं रहती, बाद में क्या होता है दैट पीपल इज नॉट इवन एबल टू रिमेंबर हिज ओन फैमिली मेंबर्स। मतलब वो अपने फैमिली मेंबर्स को देख के उसे लग रहा है कि वो कहाँ पे आ चुका है, राइट। सो दैट हैपेंस इन अल्जाइमर। ओके, अब ये जेनेटिक कंडीशन आपके यहाँ पे होती है। तो अगर अगर आपको पता चल जाता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग अल्जाइमर इन योर चिल्ड्रन, या ये एक पॉसिबिलिटी अगर होती है, किसी को अगर पता चल जाता है कि मुझे अल्जाइमर होने के चांसेस हैं, if I go to genetic counselor, then मैं क्या कर सकता हूँ, I can actually take some precaution measures over there। मैं यहाँ पे कुछ अपने measures ले सकता हूँ जिसके थ्रू मेरी कंडीशन डिले हो सके, राइट। इस प्रोसेस को हम डिले कर सकते हैं बाय टेकिंग सम लाइक सर्टेन थिंग्स हैव टू बी टेकन इनटू अकाउंट। बेसिकली यहाँ पे डॉक्टर सजेस्ट करेगा, एक क्लिनिकल डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा टू हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ डाइट, और वो डाइट आपकी न्यूरॉन्स की हेल्थ को मेंटेन रखता है, या न्यूरॉन्स की जो डेथ हो रही होती है उसको वो स्लो कर देता है। सो सच थिंग्स कैन बी यूजफुल। सो प्लीज अंडरस्टैंड, जेनेटिक काउंसलर के पास जब कोई जाता है तो एक पेडिग्री एनालिसिस जब वो करता है तो आपके पूरे एंसेस्ट्रल हिस्ट्री वो समझेगा। ही विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट एंसेस्ट्रल हिस्ट्री
एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो आपको कुछ चीजें रिकमेंड कर सकता है, आपको बता सकता है व्हाट आर द पोटेंशियल चांसेस ऑफ यू हैविंग दैट काइंड ऑफ डिजीज। और अगर आपको पता चल जाता है पहले से ही, देन आप कुछ मेजर्स आप वहां पे ले सकते हो, यू कैन टेक सम मेजर्स ओवर देयर। जैसे अगर मैं अल्जाइमर की बात करूं तो पीपल हु हैव अ पोटेंशियल चांस ऑफ अल्जाइमर, देन उनको बताया जाता है दे शुड रिमूव स्टार्च फ्रॉम देयर डाइट। उनको अपने डाइट में से स्टार्च बिल्कुल निकाल देना होता है। स्टार्च मतलब शुगर मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट। तो चीनी तो बहुत दूर की बात हो गई, दे कैन नॉट इवन हैव चावल रोटीज इन देयर डाइट, उनको बहुत रिड्यूस करना पड़ता है। बिकॉज शायद आपको ये बात मालूम होगी या नहीं होगी, शुगर हैज अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द ब्रेन। शुगर का जनरली ब्रेन के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं होता, इट डज एक्चुअली अफेक्ट योर ब्रेन और न्यूरॉन्स की हेल्थ का, ये लाइक वो अफेक्ट करता है नेगेटिव सेंस में। सो दैट इज समथिंग यू विल फाइंड, वो फिर डॉक्टर सजेस्ट वहां पे कर सकता है आपको। सो दिस इज समथिंग डन बाय जेनेटिक काउंसलर। तो आपको पेडिग्री एनालिसिस में आपको क्या मिलेगा, यू विल फाइंड चार्ट्स एंड टेबल्स विल बी सीन इन दिस। तो इसके अंदर आपको कई सारे चार्ट्स एंड टेबल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए। सो यू फाइंड नंबर ऑफ चार्ट्स, just wait a minute, नंबर ऑफ चार्ट्स एंड टेबल्स विल बी सीन। और उन चार्ट्स और टेबल्स को यूज करके हम समझेंगे कि एक पॉसिबिलिटी क्या होती है एक बीमारी की नेक्स्ट जनरेशन में जाने की। तो ये हमें सीखना है। दिस इज समथिंग वी विल सेपरेटली सिट एंड अंडरस्टैंड अबाउट द पेडिग्री एनालिसिस। मैं अभी ये स्टार्ट नहीं कर रहा, बट लेटर ऑन जब हम मिलेंगे वापस से मंडे को, तो हम यही करेंगे। विल क्विकली अंडरस्टैंड द पेडिग्री एंड देन विल डू अ रिवीजन ऑफ कपल ऑफ थिंग्स, एंड देन आपका मंडे को आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अभी तक जो आपको यहाँ पे करा के रखा हुआ है मैंने, पेडिग्री हम तो करेंगे मंडे को, जो भी उसके अलावा हमने यहाँ पे किया हुआ है, जस्ट हैव अ लुक एट ऑल दोस थिंग्स, इसको इग्नोर करो। बट ये सारी कंडीशंस जो हमने यहाँ पे की है, टर्नर सिंड्रोम, क्लिन-फिल्टरन, जस्ट गो थ्रू ऑल दोस थिंग्स, राइट। और पेडिग्री के बारे में इतना याद रखना कि एक जेनेटिक काउंसलर करता है, और यहाँ पे आप बेसिकली पता लगा रहे हो कि एक फैमिली के अंदर व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ हैविंग सम काइंड ऑफ कंडीशन, राइट। ये आप यहाँ पे पता लगाने की आप कोशिश कर रहे हो, या फिर आप ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हो कि एक बीमारी आई कहाँ से, फैमिली में ये कहाँ से आपकी आ रही है कंडीशन जो आपको मिल रही है देखने के लिए। सो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, राइट। बस आपको इसका एक फाउंडेशन अगर आपको यहाँ पे क्लियर होता है, देन आप इसको आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। और ये क्वेश्चन आता है पेडिग्री के ऊपर बेस्ड, जनरली वो लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं। सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन टर्म्स ऑफ दैट, बट सिंपल है, जो भी सिंपल है यहाँ पे, ठीक है। अब मेरा सवाल आपसे यहाँ पे ये है कि आज के हफ्ते, आज की क्लास और ये वीक में जो भी हमने यहाँ पे किया, क्या आपको सारी चीजें यहाँ पे समझ आ रही है? आर ऑल द थिंग्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। राइट। अगर समझ आ रहा है देन प्लीज क्वेश्चन सॉल्व करके शेयर करना। व्हेनेवर आई विल बी शेयरिंग अ क्वेश्चन विद यू, प्लीज सॉल्व करके शेयर करिए। एंड अगर कोई चीज समझ नहीं आती देन प्लीज रीच आउट टू मी। अच्छा, एक और बात बताओ, आप लोगों के पास वो लिस्ट है ना जहाँ पे पुराने लेक्चर्स के रिकॉर्डिंग्स है? आई होप दैट यू ऑल ऑफ यू हैव द एक्सेस टू दैट लिस्ट। बोलो हाँ या ना, है लिस्ट या नहीं है? यू हैव दैट शीट और नॉट? यस सर है। हाँ ठीक है, अगर नहीं है देन प्लीज ड्रॉप मी अ मैसेज, आई विल बी शेयरिंग दैट विद यू। अगर आप में से कोई है जो दोपहर का क्लास मिस कर जाता है, शाम का क्लास मिस कर जाता है, तो प्लीज हैव दैट शीट फ्रॉम मी, ताकि आप उसे यूज कर सको आप पुराने लेक्चर्स देखने के लिए, राइट। सो जस्ट सी दोस लेक्चर्स, ताकि आप वो सब रिकॉल कर पाओ जो हम यहाँ पे आपने मिस किया था। सो प्लीज डू दैट, ओके। सो यार दैट्स इट, दिस इज व्हाट वी हैव डन। अब एक ही चीज इसके अंदर हमें यहाँ पे करनी है, और थोड़ा सा रिवीजन और बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्विंग। क्वेश्चन सॉल्विंग इज समथिंग वी हैव टू डू, उसके बगैर यू कैन नॉट, या सो दैट्स इंपॉर्टेंट। So yeah, that's it from my end. Now, if you have any kind of question, अगर कोई क्वेश्चन या सवाल है आपके पास मेरे लिए, then please ask your questions. असाइनमेंट को लेकर कोई क्वेश्चन है तो हम डिस्कस कर लेंगे। असाइनमेंट वाली चीज तो हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। एक बार आंसर की शेयर करने के बाद एक बार देखना, उसके बाद अगर आपको कोई कंफ्यूजिंग पार्ट लगता है, then you can always reach out to me, right? So all right then people. So if you have any question, please ask your question. If you have no questions, then that's it from my end. हम मिलेंगे वापस से